भारत सरकार ने एक कॉन्फ्रेंस भी किया था, वहाँ मोदी जी भी आए थे। तो मोदी जी ने यही चीज़ बोली कि जो हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारा ज्ञान हेरिटेज है, वो एक्चुअली मैन्युस्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे और मेजॉरिटी मैन्युस्क्रिप्ट एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या ये वास्तु से सब जुड़े हुए। जी। तो उनका भी जो एक पिलर ऑफ इनोवेशन था वो यही था कि भैया एडाप्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नेल शेड्स भी होते हैं कि आज हम कहीं जा रहे हैं तो कपड़ों के हिसाब से नेल शेड्स पहने। कि जो मैं देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को, ये आपके जीवन के चीज़ के साथ प्लग करना चाहिए। सो दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल। लंबे लंबे बाल होते हैं लड़कियों के, सडनली ब्रेकअप हुआ, हेयर कट। जो सडन ब्रेकअप्स के बाद जो हेयर कट है, ये मोर ऑफ उनका एक इमोशनल सेट करने का तरीका होता है। बहुत सारी जगह हम रेकमेंड करते हैं कि भाई आप अपना बाल मुंडवा लें या बाल कटवा लें, ताकि जो वहाँ उस जगह की जो नकारात्मकता थी या उस काम का जो नकारात्मकता था, उसको आप सेट कर पाएँ। जीवन को एक रेडियो की तरह मानता हूँ। आप इस रेडियो में जो चैनल या जो फ्रिक्वेंसी लगाएंगे, आपको वही यूनिवर्स से मिलेगा। तो जैसे रेड होता है कॉन्फिडेंस के लिए, ब्लैक होता है कि नज़र ना लगे, क्या ये मेकअप से भी इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, बिल्कुल है। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं दिल से, रॉ और बिल्कुल अनफिल्टर्ड। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो एक एस्ट्रोलॉजर भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है और उनकी बहुत अलग तरीके हैं उनके एस्ट्रोलॉजी करने के। तो आज हम एक अलग किस्म की एस्ट्रोलॉजी करने वाले हैं। न्यूमरोवाणी के भी वो एक फाउंडर है। ये एक उनका वेबसाइट है जहाँ से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं और उनको भविष्य के बारे में बताते हैं। सो आज जो हम करने वाले हैं उनके साथ बातें, वो है कि कैसे आपका लिपस्टिक शेड, कैसे आपकी आईलाइनर, कैसे आपका हेयर कट आपकी एस्ट्रोलॉजी और आपके फ्यूचर को डिराइव करता है। ठीक है? तो ये बहुत अलग तरह तरह का आज एपिसोड है बिकॉज़ बहुत लोग मेकअप करते हैं लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, बहुत कुछ करते हैं अपने फेस पे। तो हम बहुत और इस बारे में डेप्थ में आज बात करेंगे सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, वेलकम टू आवर शो थैंक यू सो एंड मच। कुछ अपने बारे में बताइए कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? देखिए, अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो जर्नी को मैं अलग-अलग हिस्सों में बाँट सकता हूँ। सबसे पहला जर्नी मेरा हाइबरनेशन का पीरियड है, जब मैंने लगभग 15 साल सिर्फ़ पढ़ाई में बिताया है। जहाँ मैं पब्लिक लाइफ़ से या अपने बगल वाले को नहीं बताता कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। ये जर्नी था मेरे 6 साल की उम्र से लेके उसके अगले 15 साल तक। उसके बाद मैंने 4-5 साल का एक समय बिताया है जहाँ मैं सिर्फ़ नोन लोगों को ही बताता था। ये समय इसलिए ताकि आपने जो पढ़ा है वो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर रहा है। 2018 में जाकर मैंने फिर उसको पब्लिकली मतलब खुद को प्रोजेक्ट किया कि ठीक है, आई एम डूइंग दैट एंड वो एक सही समय था एस्ट्रोलॉजिकली भी उस डिसीजन को लेने के लिए। तो फिर वहाँ से वो जर्नी बिल्ड होती चली गई। तो कभी ऐसे हुआ कि एस्ट्रोलॉजी को ही अपना करियर बनाना है, ये कब आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को ही करियर बनाना है, अगर इस टर्निंग पॉइंट की बात करें तो 2018 का वो टर्निंग पॉइंट था। जो एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने कैलकुलेट किया था कि ये एक सही समय है जहाँ पे मैं लूँगा। एंड दूसरा ये था कि एक कैलकुलेटेड प्री प्लान था। ओके। मैं हमेशा बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी आपको उस प्लान करने को हेल्प करता है कि आप कैसे प्लान करते हैं, कैसे खुद को किस समय पे एग्जीक्यूट करते हैं। सही समय पे सही जगह होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2018 का वो समय था जहाँ मैंने डिसाइड किया थोड़ा दिस राइट टाइम, जहाँ मतलब रिसर्च भी सिग्निफिकेंटली एक अच्छे मुकाम तक पहुँच चुके थे और मुझे लगा कि एक सही समय है, चलो अब यहाँ से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मेरे लिए अभी भी है कि अगर मैं एक को देखूँ बट जिसको भी कंसल्ट करूँ उसके लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं हुआ। तो जैसे अब लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप कोच भी है, राइट? तो उसमें आप लोगों की कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, मेरा जो मानना है पर्सनली कि एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन कभी भी टाइम बाउंड नहीं हो सकता। इसका मतलब जब मैं बोलता हूँ कि ये नहीं होगा कि आप मुझसे कंसल्ट करोगे और आप गायब हो जाओगे। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन एक अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ आपको एस्ट्रोलॉजर के साथ टिकना पड़ेगा। हुँ। और मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर हम थोड़ा इतिहास में चले 1970s में, 60s में, उस समय जो हमारे ट्रेडिशनल भारत के गाँव थे, वहाँ पे हर गाँव में पंडित हुआ करता था और लोग उनकी बात को आँख बंद करके फॉलो करते थे। हुँ। जो उन्होंने बोल दिया वो करते थे। वो करते हैं। आज की तारीख में क्या है कि सिंस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन भी कभी-कभी खतरनाक हो जाता है। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि जो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है, ये आपको एक सपोर्ट है, जो आपका एंकर है, जहाँ आपको सबसे ज़रूरी चीज़ आपको सुनना चाहिए।
यू विल हैव टू लिसन। मुझे लगता है कि एक एस्ट्रोलॉजर का सबसे जो इसेंशियल स्किल है वो है लिसनिंग, कि कितनी बढ़िया आप सुन सकते हो, और सुनने से ज़्यादा कितना एक्टिवली सुन सकते हो, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ होता है कि आपने एडवाइस तो कर दिया, बट जब उस पर्सन उस जर्नी में गुजरेगा, उसके मन में हज़ार सवाल आएगा। सिंपल हम अपने बारे में भी सोचें, हम कुछ भी पढ़ते हैं, कितना भी पढ़ाई कर लेंगे, जब उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करेंगे सवाल आएगा। उन सवाल को आंसर कौन करेगा? उन सवाल को आंसर करने के लिए अगर एस्ट्रोलॉजर प्रेज़ेंट नहीं है, तो ये एस्ट्रोलॉजर की कमी है। तो आपको अपना मॉडल ही ऐसे बनाना चाहिए कि जहाँ वो मौजूद हो। इसीलिए मैंने लाइफ कोचिंग और रिलेशनशिप कोचिंग को अपने एम्बिट में लिया, ताकि हम सब कुछ के आपके जीवन में रह सकें। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मेरी जो कंसल्टेशन है वो हवा की तरह है। इट्स लाइक एयर, आपको कभी दिखेगी नहीं, बट इसकी प्रेज़ेंस हमेशा फ़ील होगी। एंड दिस इज़ व्हाट माय विज़न इज़ दैट, कि दिखने का नहीं मतलब मैं कभी कोई टेस्टिमोनियल नहीं डालता, कभी क्लाइंट के साथ कोई फ़ोटोज़ नहीं डालता, चाहे वो कोई भी हो। तो यू शुड रेस्ट एश्योर्ड कि आप जो बात कर रहे हो वो हवा में। हवा में का मतलब वो कभी कहीं नहीं आने वाला है। दैट्स जस्ट बिटवीन मी एंड यू, नथिंग, नो वन एल्स। इट्स देयर इन द यूनिवर्स। इट्स हाँ, इट्स देयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में तो सब कुछ है, तो मानना पड़ेगा। तो आप रिसर्च वर्क भी करते हैं, कुछ उसके बारे में बताएँगे? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मुझे लगता है जो मेरा मानना नहीं है, और मेरे मानने से ज़्यादा एक ऐसा है कि ये एक फैक्ट है। दुनिया का कोई भी साइंस हुआ है, उस साइंस को इवॉल्व होने की ज़रूरत होती है। हुँ, समय के हिसाब से उसमें बदलाव आना बहुत ज़रूरी होता है। जी। अगर हम अपने शास्त्रों में भी जाएँ, और आज का जो हमारा ज्योतिष है या सनातन धर्म है, इसमें आदि शंकराचार्य के रोल को कोई नकार नहीं सकता। यस, जी। और आदि शंकराचार्य की भी टीचिंग को हम देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी टीचिंग की है, कि जो मैंने बताया बहुत अच्छी बात, जो मैंने नहीं बताया वो ढूंढना अपने शिष्यों को उन्होंने बोला कि अब आपकी जिम्मेदारी है। तो हुँ, ज्योतिष को मैं एक जीवित विज्ञान मानता हूँ, एक ऐसा साइंस जो जी रहा है, और जो जी रहा है उसको ग्रो करना जरूरी है। करेक्ट। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने एक कॉन्फ्रेंस भी किया था, वहाँ मोदी जी भी आए थे। तो मोदी जी ने यही चीज़ बोली कि जो हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारा ज्ञान हेरिटेज है, वो एक्चुअली मैन्युस्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, और हुँ, मेजॉरिटी मैन्युस्क्रिप्ट एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या ये सब वास्तु चीज़ों से से जुड़े हुए। जी। तो उनका भी जो एक पिलर ऑफ इनोवेशन था वो यही था कि भैया एडाप्टेशन करना बहुत ज़रूरी। और यही मैंने रियलाइज़ किया जब मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी को शुरू किया, कि ये चीज़ें जिस समय लिखी गई, वो उस समय के कॉन्टेक्स्ट में सही थी, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी। मैं थोड़ा एग्जांपल दूँ, आज से 5 साल पहले चले 2 चीज़ें होती थी, प्यार, शादी। आज अगर हम बात करें, तो ये प्यार भी मल्टीपल सेगमेंट में बँट गया है। ओह! हाँ। सिचुएशनशिप है, बेंचिंग है, जी। ब्रेड क्रम्बिंग है। अब एज़ ए एस्ट्रोलॉजर, जी, अगर मैं इन तीनों चीज़ों को नहीं समझता हूँ, तो जी, मैं कैसे ग्रहों को इनसे जोड़ूँगा? और राइट, मैं ग्रहों को नहीं जोड़ पाऊँगा, तो मैं एडवाइस कैसे करूँगा? करेक्ट, तो यहाँ रिसर्च और इनोवेशन की ज़रूरत है। तो मेरा जो प्राइमरी रिसर्च है वो बिज़नेस साइड पे ज़्यादा होता है, ओके, कि हम कैसे इस विज्ञान को यूज़ कर सकते हैं बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो थोड़ा इंस्टेंस शेयर करते हुए, मेरा सबसे मानना होता है कि अगर रिसर्च हुआ है, तो वो कम्युनिकेट होना चाहिए। हुँ, अगर मैं ये एक दुःख की बात भी है, शायद हमारे सारे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, और मुझे लगता है कि ये दुःख हम सबको लेना चाहिए, कि अगर मैं पिछले 50 साल को देखूँ या 60 साल को देखूँ, तो जितना नंबर ऑफ रिसर्च एक्टिविटी यूएस में हुआ है, या फिर यूरोप में हुआ है, या अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हुआ है ज्योतिष के अंदर, अच्छा, उतना इंडिया में नहीं हुआ है। अच्छा, वो ऐसी बात है नंबर, और एस्ट्रोलॉजी तो इंडिया का मेन कोर है, यही बात है, जी, हमारा कोड है, बट हमने उस पे कभी इवॉल्व करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, हमने जो दिया गया, इनफैक्ट हमने अपने ज्ञान को अपने तक सहेज के रखा, किताबें भी नहीं लिखी। अगर खासकर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँगा, अगर पिछले 5-7 साल को हटा दूँ, तो जो नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड एक्टिविटी बाहर है, से, ये यूएस में ज़्यादा है, राइट, इंडिया में कंपैरेटिवली कम है। और अब अब यहाँ क्या है कि अब जो नया स्टूडेंट है, चाहे मैं भी हूँ, अब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे भी वो चीज़ रीइन्वेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी ने लिखा नहीं है। सबने सोचा कि अपने अगले जनरेशन को देंगे, अगला जनरेशन उसको कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाया, ये उसके ऊपर है, उनका अपना था, बट मुझे लगता है कि एक होना चाहिए। जहाँ तक मेरी रिसर्च की बात है, मेरा जो आज का जो प्राइमरी रिसर्च फोकस है, वो एक्सक्लूसिवली न्यूमरोलॉजी होता है। मैं हुँ, एस्ट्रोलॉजी पे उतना ज़्यादा रिसर्च अब नहीं करता हूँ, क्योंकि हुँ, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में काम करने वाले बहुत लोग हैं। हुँ, हाँ, मेरे कुछ रिसर्च में हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट हो, बट ओके, प्योरली मैं उधर फोकस नहीं हूँ।
जो मेरा मेन रिसर्च ड्रिवन है वो बिजनेस फोकस पे ज़्यादा होता है कि कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे एग्जांपल दूं, एग्जांपल के लिए कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी को या एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब ओके। सिंपल एग्जांपल दूं कि भाई अगर मैं किसी फूड स्टोर में गया हूँ, किसी ज्वेलरी स्टोर में गया हूँ, तो वहां मैं कौन सा अरोमा लगा दूं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि उनका सेल बढ़ जाए। अब इसके पीछे रिसर्च है। अच्छा। इसको मैं बोलता हूँ अरोमा मार्केटिंग, पर्सनलाइज अरोमा मार्केटिंग। अरोमा मार्केटिंग यूएस में भी स्टैब्लिश्ड है, सेंट मार्केटिंग के नाम से बहुत पॉपुलर है। इसमें जो एस्ट्रोलॉजी का पर्सनलाइजेशन है वो मैं लेकर आया हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। और इसको हम इंडिया में बेचते भी नहीं। इंडिया में हमसे हमसे सब सवाल पूछते हैं, भाई काम करेगा नहीं करेगा, हम मेहनत भी नहीं करते। भाई मिडिल ईस्ट बेचो, यूएस बेचो, जहाँ क्लाइंट आ रहे हैं शांति से उनको रिजल्ट दो, खत्म कर। अब हमने रिसेंटली अभी इंडिया में हमारे पास कुछ क्लाइंट आए हैं जो मिडिल ईस्ट से, जिन्होंने सुना है कह रहे हैं ये अच्छा वहाँ काम कर रहे हैं, अब करते हैं। सो जो फ्रेग्रेंसेस है आपके बिजनेस में रख दो तो आपका बिजनेस। बिल्कुल। और अच्छा। ये आपके बिजनेस के पे नहीं, आप किस बिजनेस में हैं, कहाँ वो बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो पर्सन है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो तय करे कि क्या होगा। इनफैक्ट मैं सेम स्टोर में मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस डाल सकता हूँ। जैसे इसको मैं बोलता हूँ कंपार्टमेंट्स, कि हम जोन्स बना सकते हैं। हम्म। अब जो मेरा कैश काउंटर है, वहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पर्सन पे करे, जल्दी से पे करे, आसानी से पे करे, वो किसी चीज को हटाए नहीं। हम्म। तो वहां वैसा फ्रेग्रेंस होगा। जो मेरा कस्टमर केयर है, जहां पे पर्सन दुखी आया है, हम्म। थोड़ा सैड है, थोड़ा नाराज है, वहां मुझे ऐसा चाहिए जो उसकी नाराजगी को दूर कर सके, काम कर वहां दे वहां उसको। से वो काम कर सके। और काम राइट। नहीं कर सके, उसको वो हैप्पीनेस दे सके। ओके। तो वहां हम अलग तरह का रुमाल लगाते हैं कि कैसे हम सेम रिटेल स्टोर में मल्टीपल जोन्स क्रिएट कर सकते हैं। वाह। तो ये पूरा का पूरा मेरा इनोवेशन होता है, और मैं अपने इनोवेशंस को पब्लिश भी करता हूँ। जैसे अभी बहुत बड़ी आपने कुछ पब्लिश किया था बिल्कुल। अपना आर्टिकल। तो अभी रिसेंटली, मतलब जैसे मैं जब जिक्र कर रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी कॉन्फ्रेंस किया था, जी। तो वहां भी मैंने मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर पेपर पब्लिश किया है। उसके अलावा मैंने आईआईएम अहमदाबाद है, आईआईएम नागपुर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसी, तो मुझे लगता है कि ये जो प्लेसेस है ना जहाँ पे अब जाएगा, तो वहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस को फ्यूल करेगा, और वहां से ये ग्रो करेगा कि करेक्ट। कैसे इसको कर सकते। तो मैं अपने हर रिसर्च को पब्लिश करता हूँ, बहुत सारों को ट्रेड सीक्रेट रखता हूँ, बहुत सारों को पेटेंट्स के रूप में फाइल भी करता हूँ। तो अलग अलग फॉर्म में रिसर्च इनोवेशन चलता रहता है। तो अब हम बात करते हैं नुम्रवानी की, जो आपका जो पोर्टल है जहाँ से आप काम करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि ये शुरुआत कैसे किया आपने और उसके पीछे का मोटिव क्या था, उस कैसे ये माइंड में आया है आपको ये शुरुआत करनी है? देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि 2018 में, मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजिकली भी कैलकुलेट करके रखा था कि ये समय है जहाँ पे रिसर्च वर्क भी पूरा है, हम आ सकते हैं। पहले फोकस तो था कि इंडिविजुअल एडवाइस ही करेंगे, और अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एडवाइस नहीं करते हैं, करते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, 24 घंटे ही मेरे पास है, सबके पास 24 घंटे होते हैं। तो मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि मैं अपने एफर्ट को बेस्ट जगह लगा सकूं। करेक्ट। एंड मेरी एक बहुत क्लियर पॉलिसी है, एट नंबर वन या पर्सनली, मैं ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं करता, कोई ऐसा क्लेम नहीं करता जिसको हम डिलीवर नहीं कर सकते। हम्म। तो वो आपको नहीं मिलेंगे। जहां तक न्यूमरो वानी की बात है, हम आज की तारीख में भी इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बिजनेस प्रॉब्लम फोकस्ड है। तो ओके। हमने, मतलब इसको एक रिस्ट्रक्चरिंग किया कि हम 100% बिजनेस प्रॉब्लम फोकस्ड है। चाहे आपका मार्केटिंग का वो प्रॉब्लम हो, चाहे आपके वो सेल्स का हो, चाहे वो आपके लोगों का हो, चाहे आपके लॉन्च डेट्स का हो। तो जो आपका बिजनेस स्पेसिफिक है वो है। जो हमारा इंडिविजुअल एडवाइजरी है, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस को हो, पॉलिटिकल पार्टीज को हो, तो उनको हम सेपरेटली डील करते हैं एक डिफरेंट ब्रांड के रूप में। ये नहीं कि वो एडवाइस नहीं करते, वो भी करते हैं, बट वो हमारा छोटा सेगमेंट है आज की तारीख में। तो जब आप बोलते हैं कि हम करते हैं, मीन्स आपकी कोई पूरी टीम है इसके पीछे? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। आप 2 तरीके हैं आपको कंसल्ट करने के, एक यू कंसल्ट टू मी, दूसरा यू कंसल्ट टू माय टीम। और ये ओके। आपको डे 0 पता होता है कि आप किससे कंसल्ट करोगे। ओके। मतलब बिफोर यू इवन बुक अ कंसल्टेशन, यू नो कि आप किससे कंसल्ट करने वाले हो। अगर ऑब्वियसली आप मुझसे कंसल्ट करोगे, यू विल हैव टू पे मोर। यू जी। कंसल्ट द टीम, यू पे लेस। जी, हाँ, जी। तो ये एक डिफरेंस है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आई कैन नॉट बी कंसल्टिंग एवरीवन। करेक्ट। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम जो नहीं करते हैं, जैसे हम रिपोर्ट्स नहीं बना के देते हैं। भाई सीधी-सी बात है, मेरा एथिक्स, मेरी मोरालिटी ये अलाउ नहीं करती है कि मैं कंप्यूटर जनरेटेड या सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट पे अपना नाम छाप दूँ और वो आपको दे दूँ। हम्म। भाई अगर मैं कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट आपको दूँगा, तो उसमें क्लियरली फर्स्ट पेज पे ही लिखूँगा, भाई ये कंप्यूटर जनरेटेड है। आपको लेना है तो ये समझ के लीजिए। ये समझ के मत लीजिए कि उस रिपोर्ट को सिद्धार्थ एस कुमार ने बनाया है, वो कंप्यूटर ने बनाया है। अच्छा। तो ये क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि हम एस्ट्रोलॉजी में कहीं मिस कर जाते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। एथिक्स नहीं तो कुछ नहीं। अब बात करते हैं मेकअप की। ठीक है। इट्स अ वेरी अनटच्ड टॉपिक,
कि मेकअप को एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे जोड़ते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि अंदर की ब्यूटी को देखो, लेकिन तब भी हर कोई सुबह उठता है, तैयार होता है कि अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, ठीक है, हम फॉर द वर्ल्ड, खुद के लिए भी और फॉर द वर्ल्ड भी, कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें प्रेजेंटेबल बन के जाना है, राइट? तो उसको हम कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं, और आपने कैसे ये सोचा कि हम कैसे एस्ट्रोलॉजी इज कनेक्टेड विथ योर, विद द वे यू लुक, विद द वे यू ड्रेस, और क्या है ये, इसके पीछे की क्या है, ये मैं आता हूँ कॉन्सेप्ट क्या इसमें। है ये? सबसे पहले इसको मैंने नहीं सोचा, ये हमारे शास्त्रों में है। हुँ, मैंने बस उसको आज के तरीके के हिसाब से इंटरप्रेट किया है। ओके, अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा एक क्लैरिटी के लिए कि कैसे शास्त्रों में है। अगर हम अपने आयुर्वेद के शास्त्रों में जाते हैं, तो वहाँ पे अलग-अलग तरह के स्नान बताए गए, हर्बल बाथ्स, फॉर यस, अलग-अलग पर्पसेस। हुँ, जैसे अगर किसी का राज्याभिषेक हो रहा है, तो अलग तरीके से स्नान होगा। अगर किसी महिला ने गर्भ धारण किया है, तो गर्भ धारण का स्नान होगा तीसरे महीने पे, तो वो अलग तरीके से होगा। ये हमारे शास्त्रों में वेल एस्टैब्लिश्ड है। ओके, हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया कि आप क्या खाएं, किस ऋतु में खाएं और किस ऋतु में क्या नहीं खाएं, हुँ, किस तिथि को क्या खाएं, किस तिथि को क्या ना खाएं। ओके, दूसरा हमारा जो फूड वाला पार्ट है, ये भी हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियर है। ओके, तीसरा हमारे शास्त्रों में जो बताया गया, वो बताया गया वस्त्र के बारे में, कि आप जो कपड़े पहन रहे हो, उन कपड़ों की फैब्रिक्स क्या होगी, उन कपड़ों का ढंग क्या होगा। आप हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे कड़े की बात, बहुत सारे मेटल्स की बात है, बहुत सारा पूरा का पूरा विज्ञान है। हुँ, अब इन चीज़ों को मैंने आज के हिसाब से इंटरप्रेट किया है। अब इंटरप्रेट किया कैसे है, उस पे आगे बढ़ता हूँ। अब सीधी-सी बात है, जो मेरा मानना है, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, एक ऐसा मानना है जो शास्त्रों में भी क्लियर है, ये मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। अब किसी और के इंटरप्रिटेशन से ना जी, हो जी, तो जी, 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 वो मेरा जी, प्रेरोगेटिव जी, नहीं है। कि मैं इंसान के जीवन को एक रेडियो की तरह मानता हूँ। ओके, आप इस रेडियो में जो चैनल या जो फ्रीक्वेंसी लगाएँगे, आपको वही यूनिवर्स से मिलेगा। ओके, व्हिच इज़ समथिंग आई कॉल अलाइनिंग योर वाइब्स या अलाइनिंग योर एनर्जी। ओके, अगर मैं ऋग्वेद को भी पढ़ता हूँ, तो ऋग्वेद इसमें बहुत क्लियर है कि भैया इंसान जो सोचता है वो होता है, और जो वो अपने आस-पास रखेगा या आस-पास जो पहनेगा, वो उसको इम्पैक्ट करेगा। हुँ, इसी प्रिंसिपल को हमने यहाँ यूज किया है, कि ये सब कुछ यूज कर रहा है आपकी एनर्जी को इन्हांस करने के लिए, आपको उस लायक बनाने के लिए कि आप ग्रहों से वो सकारात्मक ऊर्जा ले सके। हुँ, तो जब मैं मेकअप की बात करता हूं, तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बाथ। कि भैया जो आप नहा रहे हो, हर कोई नहा रहा है, पानी से ही नहा रहा है। हुँ, अब ये क्यों आया, वो क्यों समझना बहुत जरूरी है। जब मैं अपने रिसर्च में था, अराउंड 2013-14 की बात है, बहुत लोग आते थे जिनको मैं फ्रेंड्स, फैमिलीज़, यार उपाय तो बता दिए, हम कर तो पाते नहीं हैं। भाई ऑफ़िस जाएँ, घर देखें या उपाय हुँ, करें। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हुँ, तब मुझे लगा कि भई वाक़ई प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी लाइफ़ कैद है, हम 12-14 घंटे अपने ऑफ़िस में या बिज़नेस में बिता रहे हैं, हुँ, 2-3 घंटे ट्रैवल में जा रहा है, फैमिली टाइम है, उपाय के लिए समय निकाले तो निकाले कहाँ से? कैसे निकालना? तब मुझे लगा कि भाई उपाय तब बनेंगे जब इनको मैं इनके जीवन से जोड़ दूँ, राइट, इनके जीवन में ऐड कर दूँ। वहाँ से सबसे पहले हो गया हर्बल बाथ, कि भैया उनके बाथ को एनर्जाइज़ कर दो। अब यहाँ पे अब से जब मैं हर्बल बाथ बोलता हूँ, तो यहाँ पे इट कैन बी हर्ब्स एज़ वेल, इट कैन बी एसेंशियल ऑयल्स एज़ वेल। हमारे शास्त्रों में एसेंशियल ऑयल्स भी बताए गए हैं। तो एसेंशियल ऑयल और हर्ब्स दोनों होते हैं। अब इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं उनके बात को एनर्जाइज़ करने। अब ये जो कस्टमाइज़ेशन है, ये पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, उसके नाम और उसके करंट दशा और उसका काम क्या है, उसका प्रोफ़ेशन क्या है, इस पे अलाइन्ड है। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ा तो आया उसके खाने-पीने की बातें, कि भाई खाने-पीने को एनर्जाइज़ कर दो। अब जब मैं मेकअप की बात करता हूँ, जो कपड़े पहन रहा है, वो कपड़े हो गए, या जो महिलाएँ हैं जो मेकअप कर रही हैं, लिपस्टिक है, आईलाइनर्स है, सब कुछ कस्टमाइज़ है। तो वर्चुअली मेकअप रिलेट्स टू योर ऑरा ऑफ द पर्सन, एंड द ऑरा डायरेक्टली रिलेट्स टू द उसका बेसिक ही पूरा का पूरा ग्रह है। ग्रह विल डिसाइड एंड ऑरा विल डिसाइड, कि ग्रह दोनों आपस में एक-दूसरे से इंटरचेंजेबली रिएक्ट करते होते हैं। तो मैं अगर बात करूँ, हम बोलते हैं हमारा वीनस यानी जो शुक्र है, वो हमारे ब्यूटी और हमारी ओवरऑल प्रेजेंटेशन से लिंक्ड होता है। तो किसी का अगर बोलते हैं कि शुक्र वीक है, तो आप ग्लैमर और फेम थोड़ा कम हो जाता है आपकी लाइफ में, राइट? ये हम बोलते हैं, हमने सुना है ये। तो ये इससे क्या कनेक्शन है, और इसको हम कैसे लिंक करें कि आपको ज़्यादा कुछ बोलते हैं ना कि वीनस है आपका वीक है तो ये कर लो, ये कर लो। तो ये इज़ इट इंटरलिंक्ड?
देखिए, मैं इसको आंसर करता हूँ। बिल्कुल आपने जो आपने बोली वो बात सुनी-सुनाई बातों में बहुत फ़ेमस है कि वीनस ब्यूटी से जुड़ा हुआ है। जी। ये आधा सत्य है, पूरा नहीं। ओके। शुक्र मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है। ओके। मिसअंडरस्टूड इसलिए है, वो होता क्या है ना, किसी इंसान के या किसी पर्सन के बहुत सारे टैलेंट में एक टैलेंट अगर पॉपुलर हो जाए, तो हम बाकी टैलेंट भूल जाते हैं। जैसे वाजपेयी जी, हम्म। जब वाजपेयी जी अब रहे नहीं हमारे बीच, जब प्रधानमंत्री बन गए तो हम उनको आज पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा जानते हैं। हम्म। जबकि वो उतने ही अच्छे कविता भी करते थे, हम्म। उतने अच्छे वो कवि भी थे। बट उनका जो कवि का पहचान है, वो वो शायद थोड़ा उस चमक में कहीं खो खो गया। गया। अब यही बात शुक्र की है। हम्म। शुक्र जो सौंदर्य है, ये इसका पॉपुलर परसेप्शन है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म है, ओके। साइंटिफिकली भी। दूसरा, जो शुक्र है, वो गुरु शुक्राचार्य से संबंध बनाता है। गुरु शुक्राचार्य हमारे पूरे इतिहास में एकमात्र ऐसे हैं भगवान शिव के बाद जिनको संजीवनी विद्या मिली। तो जो मैं वीनस को देखता हूं ना, ये वीनस का इनबिल्ट फाइटिंग एबिलिटी है कि अपने बुरे से बुरे परिस्थिति से वो बाउंस बैक कैसे करेगा, बाहर कैसे कर निकलेगा, ये वीनस तय करेगा। अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या पर्सन का अगर वीनस कमजोर हो तो क्या उसको फेम में प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जो शुक्र है, मेदनीय ज्योतिष में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से वो जनता का कारक है, पब्लिक का। तो जो पब्लिक फेम है, जो पब्लिक कीर्ति है, उसमें वीनस का रोल है। चाहे आप पॉलिटिशियंस हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, जो या कोई भी इंसान है जिसके पास पब्लिक क्रेज है, उसमें शुक्र का रोल होना ही होना है। अगर शुक्र में दिक्कत होगी तो बिल्कुल होगा। और हाँ, इनको हम लाइफस्टाइल चेंजेस करके बिल्कुल शुक्र की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा। तो कलर्स होते हैं। ओके, कलर्स आर आल्सो रिलेटेड, कलर्स भी रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं हमारे एस्ट्रोलॉजी से। तो जैसे रेड होता है कॉन्फिडेंस के लिए, ब्लैक होता है कि नज़र ना लगे, बुरी चीज़ों से दूर रखना है। तो उन सब चीज़ों से ऐसे कलर्स रिलेटेड है, तो क्या ये मेकअप से भी इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, बिल्कुल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कलर एक ऐसा एस्पेक्ट है ना, जिसको हम सब लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ील कर सकते हैं। तो हर कलर अपने आप में एक तत्व से जुड़ता है, एलिमेंट से, जो हमारे प्रकृति के 5 तत्व हैं। और हर तत्व अपने आप में ग्रह से जुड़ता है। जैसे ही वो तत्व और ग्रह से जुड़ गया, तो आप बिल्कुल अलाइन कर सकते हैं। हम्म। बट एक चीज़ यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम कलर को ना बड़े ब्लाइंडली देखते हैं। हम्म। ब्लाइंडली क्या मतलब, हम ये सोच लेते हैं भाई ये लाल रंग है, ये मंगल का रंग है, या हम्म। ये फलाना रंग है, ये इसका रंग है। ऐसा नहीं होता है। हर रंग के अंदर में, हर कलर के अंदर में उसके शेड्स होते हैं। हम्म। जितने उसके शेड्स हैं, हर शेड पे अलग अलग ग्रह का प्रभाव होता है। अच्छा, इतना जैसे डीप। अगर मैं मान लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ रेड का ही, हम्म। तो रेड का अपना एक ग्रह होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं रेड का शेड चेंज करूंगा, दूसरा ग्रह का इफेक्ट आ सकता है, या एक से ज्यादा ग्रह उस शेड, पार्टिकुलर शेड को रूल करने लगेंगे। तो उसके शेड्स को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अगर हमने रेड लिपस्टिक लगा ली, तो ये क्या हमारे लिए चेंजेस ला सकता है? जस्ट फॉर देखिए, जैसे व्यूअर्स को अगर आप बस थोड़ा ये बताइए कि रेड बिल्कुल, लिपस्टिक फीमेल लगा लेती है, दे फील कॉन्फिडेंट कि मैं ब्राइट कॉन्फिडेंट लग रही हूँ। अब इसमें क्या है ना, इसमें 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ। एक तो कि लिपस्टिक्स के बड़े सेट्स आते हैं। तो जी। जब हम रेड बोलते हैं, तो हम कौन-सा वाला सेट की बात करें, बहुत ज़रूरी है। राइट। दूसरा, किस पर्सन ने लगाया है। ओके। जहाँ जो पर्सन अग्नि तत्व प्रधान नहीं है, मतलब जिनका लग्न सूर्य और चंद्रमा अग्नि प्रधान राशियों में नहीं है, अगर वो रेड लगा रहे हैं, तो उनको डेफिनिटली कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा। दे विल हम्म। फील मोर एनर्जेटिक एंड मोर एक्सप्रेसिव। हम्म। लेकिन जो अग्नि तत्व प्रधान है, अगर उनको आपने रेड वाला लिपस्टिक दे दिया या डार्कर रेड सेट दे दिया, तो उनके लिए दिक्कत है। अब एग्रेसिव सपोज हो करिए कि सकते वो हैं। ऑफिस चली गई, अब बोल तो सकती नहीं है, अगर बोल दी तो ज्यादा प्रॉब्लम है, और नहीं बोली तो अंदर अंदर घुटेगी। तो हम्म। दोनों में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम ब्लाइंडली किसी को चूज नहीं कर सकते। हमें यह समझना पड़ेगा कि उस पर्सन के डिटेल के हिसाब से और उस पर्सन के उस ओकेजन या पर्पस के हिसाब से क्या। अब सपोज करिए, मैं किसी उस पर्सन को, सेम पर्सन को ऑफिस भेजना चाह रहा हूँ, या ऑफिस जा रही है वो, तो वहां पे जो सेट ऑफ लिपस्टिक होगा उसका अलग ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि ऑफिस में ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉग्निशन मिले, फेम मिले, पैसा मिले, ग्रोथ मिले, यही ऑब्जेक्टिव है। हम्म। तो वहां एक अलग कलर आएगा। हम्म। वही पर्सन जब अपने डेट पे गया है, हम्म। वहां उसका ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं है, वहां उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बने। हम्म। वहां वो अपने आप को अनफिल्टर्ड मैनर में बता सके,
सामने वाले से क्वेश्चन प्रूव कर सके। तो वहां मेरा फोकस कम्युनिकेशन है, वहां मेरा फोकस एक्सप्रेशन है, वहां मेरा फोकस एक मैग्नेटिक ऑरा है। तो मेरा फोकस चेंज कर गया। अगर मैं इसी पर्सन को एक बिजनेस मीटिंग में भेज दूं, अगेन पर्पस चेंज हो गया। अगर मैं इसी पर्सन को एक पॉलिटिकल रैली में भेज दूं, पर्पस चेंज हो गया। तो जैसे मेरा पर्पस चेंज होगा, मुझे उस सेट्स में भी प्ले करना पड़ेगा। आप सेम कलर में रहते हुए भी, बहुत लोग मेरे पास आते बोलते सर हमें ये कलर पसंद है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वहां सेड काम आता है कि आप सेम टोनालिटी में, सेम कलर जोन में भी रहते हुए आप सेड्स को प्ले करके पर्सन को अलग अलग इंपैक्ट दे सकते हो। अब सिद्धार्थ जी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊं। वो उसका फैसला आपका डेट ऑफ बर्थ करेगा। अच्छा, कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ड्रेस के हिसाब से लिपस्टिक लगाऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ उसके हिसाब से मैं लिपस्टिक लगाऊं। दोनों के हिसाब से, दोनों जहां के जा रहे हिसाब हैं उसके हिसाब से ड्रेस सेलेक्ट करें, ड्रेस के हिसाब से लिपस्टिक सेलेक्ट करें। मैं ठीक आपको बड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगा, है जी। बिना नाम बताए हुए। तो आई हैव अ क्लाइंट, ओके। ऑब्वियसली फ्रॉम द फिल्म। हाँ तो हाँ उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेरी आया था मेरे पास, जी। आज से 4-5 साल पहले। अब उनकी क्वेरी थोड़ी फनी हो सकती है, बट लेट मी नैरेट इट इन अ मैनर कि आई वेंट टू अ पार्टी, हाँ। फिल्म पार्टी। हम्म। वहां मुझे कम लोगों ने देखा या कम लोगों ने मेरे फोटोग्राफ्स किए, एंड आई फेल्ट ऑकवर्ड हाउ यू कैन सॉल्व इट कि अगली बार ना हो। तो वहां हमने वही किया कि जिस दिन वो पार्टी में जा रही हैं, हम्म। उस दिन के उनके ट्रांजिट्स के आधार पे उनको हमने का कलर। ड्रेस का कलर, हेयर स्टाइल और लिपस्टिक सजेस्ट की। वाओ। एंड उसके बाद जितनी भी पार्टी वो उन्होंने पिछले 4 साल में अटेंड किया है, हर जगह उनका ड्रेसिंग के एडवाइस के पीछे कहीं ना कहीं हम होते हैं। तो अब और मुझे भी कहीं जाना है, कुछ करना है, मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगी, आज मुझे जाना है यहाँ, मैं क्या पहनूं और मैं क्या लिपस्टिक लगाऊं। बिल्कुल। एंड उनका उसके बाद का अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कि सी हैड, मतलब ऑब्वियसली 100% नहीं होता है, हाँ देयर हाँ। आर चांसेस जहां पे चीजें काम नहीं करेंगी, बट हाँ अब मतलब वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 92-93%, जहां उनके हिसाब से उन्होंने पार्टी में सी हैज एंजॉयड, शी गॉट सी गॉट व्हाट शी रिकग्निशन, वांटेड। लोगों ने देखा लोगों उनको। ने उनको देख लिया जो उनको चाहिए था। तो अच्छा। ये उनका मतलब परसेंटेज है। बॉलीवुड में तो यही है कि आप कहीं जाओ तो लोग आपको नहीं, देखें। ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, मेरे अच्छा। पास ऐसे बहुत पॉलिटिशियंस भी आते हैं कि ओके। भाई हम एक रैली में जा रहे हैं, अब आप बताओ क्या करें। अब अच्छा। भाई मेल है, लिपस्टिक्स तो लगा नहीं सकते। जी। अब उनके में हम वैसे सेड्स लेके आते हैं जो बाहर नहीं दिखे, बट फिर भी वो काम करे, जनता उनको सुने, लोग आए। वो कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने देखिए कपड़ों में, या वेस्ट पहन लिया कुछ देखिए, वैसे। एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, लड़कों के केस में बड़ा ट्रिकी हो जाता है। जी। ट्रिक खासकर जब पॉलिटिशियन है तो सुपर ट्रिकी है, क्योंकि आपके पास चॉइस ऑफ कलर बहुत कम है। राइट। क्योंकि मैक्सिमम पॉलिटिशियन हमारे यहाँ मतलब तो वो व्हाइट वाइट सटल कलर्स ही होते सटल। हैं। हाँ। आपके पास अंडरगारमेंट्स आपके हाथ में है, तो यू हैव द फ्रीडम टू नेविगेट ऑन दैट। ओके। बट अगर आप वो भी नेविगेट नहीं कर सकते हो, हैंकी आपके हाथ में है, एंड वॉच। वॉचेज आपके हाथ जी। में है, परफ्यूम्स आपके हाथ में है। ओके। एंड फिर क्या होता है ना, अभी क्या है कि मेल्स भी बहुत ओपन हो गए हैं टुवर्ड्स ब्यूटी प्रोडक्ट, ओके। एंड दे आर यूजिंग इट आउट। मतलब खासकर जो पब्लिक फेसिंग मेल्स हैं, दे आर मोर एक्सेप्टिंग, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बढ़ेगा। तब सिंस वो बेसिक मेकअप कर रहे हैं, तो उनको कस्टमाइज किया जा सकता है कि उनके जो वो फाउंडेशन यूज कर रहे हैं या जो कंसीलर्स यूज कर रहे हैं, उनमें ही मैं अपना एसेंशियल ऑयल मिला दूं, क्योंकि मार्केटेड प्रोडक्ट तो नहीं है। राइट तो राइट। मेरे पास क्या है कि जो मार्केटेड है उसमें ही मैं कुछ ऐसा करूं जो ऑब्वियसली है। उनको। हाँ, बट ये चीज है जो मैं बहुत क्लियर करता हूँ कि हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं सारे के सारे ग्रास रिकॉग्नाइज होते हैं। ग्रास स्टैंड्स फॉर जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। तो सारे वो एसेंशियल ऑयल्स हैं जो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, मतलब चेहरे पर लगाने के लिए, स्किन पे लगाने के लिए फिर बिल्कुल भी है। सेफ है। और बिफोर हम रियल लाइफ में उनको बोलते हैं, हम उनको पैच टेस्ट करवाते हैं कि भाई अपने ओके। कान के नीचे लगा के 2-3 राइट। हफ्ते देख लो कि भाई कोई एलर्जी एलर्जी तो नहीं हो रही है। एंड हमारे टीम में डॉक्टर्स होते हैं कि इन केस अगर कुछ ऐसा हमें एलर्जी आता है, तो आवर इन टीम डॉक्टर्स भी देखते हैं, और जब पता है वी हैव अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स एज वेल फ्रॉम आउटसाइड whom we consult on case to case basis. ओके। अब बात करते हैं हम बालों की। ठीक है। लंबे लंबे बाल होते हैं लड़कियों के, सडनली ब्रेकअप हुआ, हेयर कट। ठीक है, शॉर्ट कट आ जाता है। आपने समांता रूथ उसका जो है एक्ट्रेस के साथ भी देखा होगा, शादी डिवोर्स हुआ और उन्होंने बाल कट करवा लिए। और बहुत एक्ट्रेसेस ऐसे करती है कि ब्रेकअप, सडन ब्रेकअप, हेयर कट। तो डज इट इम्पैक्ट इमोशनली, और इसको एस्ट्रोलॉजिकली क्या उनके ऊपर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो ये करते हैं, और उसके बाद करने के बाद क्या उनमें डिफरेंस दिखता है? देखिए, 2 चीज़ों को मैं मानता हूँ। सबसे पहले जो सडन ब्रेकअप्स के बाद जो हेयर कट है, हम्म। ये मोर ऑफ उनका एक इमोशनल सेट करने का तरीका होता है। हम्म। हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है, वो अपने आप में एक इमोशनल मैसेज कैरियर है, जो एक हम्म। एनर्जी कैरियर है।
वैसे भी जब हम अपने शास्त्रों को देखें, थोड़ा गलत एग्जाम्पल है बट लेट मी पुट इट, बहुत सारी जगह हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप अपना बाल मुंडवा लें या बाल कटवा लें, ताकि जो वहाँ उस जगह की जो नकारात्मकता थी या उस काम का जो नकारात्मकता था, उसको आप सेट कर पाएँ। राइट। सिमिलरली आप यहाँ भी है। तो ये एक पर्सनल डिसीजन है कि या कोई मेरे जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर का डिसीजन हो सकता है। वी नेवर नो, वी कैन जी। ओनली गेस। तो जिन्होंने एडवाइस किया हो, तो जो मैंने देखा है कि जब हम बाल हटाते हैं, खास कर बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं ना, इट गिव्स अ कंप्लीट रिबूट टू द लाइफ। हुँ, हुँ। इंसान एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए आईने से अपने जीवन को देखता है। तो ये सडन डिसीजन है, लेकिन नॉर्मली जो पब्लिक लाइफ में, खासकर फीमेल्स, वो बहुत फ्रिक्वेंट हेयर कट लेते हैं। हुँ। मतलब एवरी 2 वीक्स और एवरी मंथ और सो, नॉट अ हेयर कट बट अ हेयर स्टाइलिंग इज समथिंग दे और गो हेयर फॉर इट। कलर चेंज करवा लेते हैं। कलर चेंज है या बाकी चीजें, एंड इट्स वेरी प्रोमिनेंट ओवर देयर। हुँ। तो वहां पे फिर काम आ जाता है, क्योंकि हेयर डायरेक्टली फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर ऑरा। ओके। तो वहां पे हम कर सकते हैं। तो जैसे नेल शेड्स हो गए, बालों की बात की, लिपस्टिक्स की बात की, अब नेल शेड्स की बात करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नेल शेड्स भी होते हैं कि आज हम कहीं जा रहे हैं तो कपड़ों के हिसाब से नेल शेड्स पहने लगाएँ या फिर हम देखिए, सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कि जो मैं देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी को, ये आपके जीवन के चीज के साथ प्लग करना चाहिए। सो दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। ओके। आप अपने जीवन का हर छोटा से बड़ा फैसला, वो छोटा हो बड़ा हो, वो आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए, हम पर्सन के प्रेफरेंस के खिलाफ नहीं जा रहे, अनटिल और अनलेस कुछ ऐसा प्रेफरेंस है जो हम रेकमेंड नहीं कर सकते। हुँ, ऐसे कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कुछ ऐसा कलर है जो पर्सन के लिए एकदम सूटेड नहीं है, बट हुँ। पर्सन एक गलत ट्रांजिट में है या एक गलत दशा में है जहां पे उसको उसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां हम डेफिनेटली मना करते हैं कि भाई ये नहीं दे सकते। बट जहां भी पॉसिबल है, तो पर्सन का जो फेवरेट, जो उनका कैटलॉग है या जो प्रेफरेंसेस है, हम उन्हीं जोनालिटी में रहते हैं। तो ये आपका नेल पेंट हो या आपका मतलब से आई लाइनर्स हो या आई मिस्ट्स हो या कुछ भी, लिपस्टिक्स हो या एनी कुछ भी हो, प्रोडक्ट। एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज इट आउट, दैट कैन बी कस्टमाइज्ड। फॉर यू खुद मेरे हिसाब से अगर मुझे कस्टमाइज़ करना है, तो एज़ पर माय डेट ऑफ बर्थ एंड एज़ पर जो मेरी दशा चल रही है उसके हिसाब से। देखिए, इसका जो कस्टमाइजेशन है मैं आपको बताता हूँ, बहुत एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में। ओके। ये कस्टमाइजेशन हम 3 चीज़ों पे बेस करते हैं। सबसे पहला आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। हुँ, जब मैं डेट ऑफ बर्थ बोलता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइम, प्लेस, लग्न कुंडली क्या है, हुँ, बाकी हुँ, षोडशवर कुंडलियाँ क्या हुँ, हैं, हुँ। आपकी दशाएँ क्या चल रही हैं, ट्रांजिट में क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। नाम एक दूसरा इम्पोर्टेंट। तीसरा, आप किस प्रोफ़ेशन में हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड आप उस दिन जिस दिन जा रहे हैं, उस दिन का पर्पस क्या है आपका? ये सारा मिलके कस्टमाइज़ करता है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर दिन पर्पस चेंज होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक फ़िल्म स्टार को ले लूँ, उसका एक जनरल पर्पस ऑफ लाइफ़ फिक्स है। या तो अपने किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना है या शूट पे जाना है या कोई मीडिया इंटरैक्शंस हैं या फिर फैमिली पार्टीज़ हैं, तो पर्पसेस फिक्स होते हैं, प्री डिफाइंड। अनूठे पर्पस बहुत रेयर आते हैं। तो हम पहले से लेके चलते हैं, भाई ये सारे पर्पसेस हैं, ये पहले से उसको दे दो, तो यू आर इनबिल्ट। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे इन एडिशनली। बहुत बार क्या होता है कि पर्सन अपनी लाइफ में, अपने जन्म से उस तारीख तक बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है। इसको मैं बोलता हूँ मेमोरी ऑफ दिस लाइफ। अगर मैं शास्त्रों में भी जाऊँगा तो हमें शास्त्रों में कहा गया है क्रियामान कर्म। वो कर्म जो आपने अपने इस जीवन में किया है। तो आपका जो क्रियामान कर्म है, उसका आपके पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है? क्या आप किसी ऐसे ट्रॉमा से गुज़रे हो, किसी ऐसे सिचुएशन से गुज़रे हो, जो आपको इम्पैक्ट डाल रहा है? तो इसको हम इवैल्यूएट करते हैं। अब इसका इवैल्यूएशन या तो हम साइकिक ड्रिवन करते हैं या फिर ऑरा स्कैनर ड्रिवन करते हैं। हम यूजुअली दोनों से करते हैं, ताकि हमारे पास एक कंक्रीट और एक क्रेडिबल एविडेंस रहे कि क्या है। जो मैं हमेशा मानता हूँ, जो रियल एस्ट्रोलॉजी है ना, वो इसी पे है कि आप किसी पर्सन के क्रियामान कर्म को कितना इफेक्टिवली पढ़ पाते हो। अगर आपने ये पढ़ लिया, तो आपका सो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी। क्रियामान कर्म जो बोल रहे हो वो होता क्या है एक्चुअली? अगर आसान भाषा में समझें, अपने जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक हम जो कुछ भी करते हैं, ये सब कुछ क्रियामान कर्म है। अच्छा, अच्छा, एवरीथिंग, अच्छा, बुरा जो भी अच्छा बुरा कुछ हमारे भी, जो भी कर्म है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके। सब कुछ जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, सब इसके हिस्सा में। और इसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको मेक और ब्रेक करता है। मतलब देखिए, क्रियामान कर्म क्या हमारे पूरे के पूरे चार्ट को बदल देगा?
बिल्कुल हाँ। ओके। लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं, जो इतना ज़्यादा खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन कर ले या स्पिरिचुअली मजबूत कर ले कि उस क्रिया, उस अपने जो संचित कर्म है या प्रारब्ध है, जाकर उसको अपने क्रियामन से बदल दे। लेकिन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं, 15-20% के आसपास। तो इनको इवेलुएट करना बहुत जरूरी होता है। ये आपको मेक और ब्रेक करता है। तो ये सारी चीजें मिलकर तय करेंगे कि आपको क्या होगा। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे सिद्धार्थ जी ऐसा होता है ना कि हम मैं तैयार तो होती हूँ टू लुक गुड, बट अंदर से कभी इमोशंस आर वेरी लो, कभी इमोशंस में बहुत खुश हूँ। सो डज माई ड्रेसिंग अप, खुद का तैयार होना, खुद का अच्छा दिखना, डज इट हील अ पर्सन, और सर्टेनली, हाउ डज इट रियली वर्क, डेफिनेटली। कैसे कैसे होता है ये? देखिए, आपका जो इनर थॉट है वही जी। आउटर फेस पे आएगा। बट तो कभी कभी आप दुनिया को दिखाने के लिए भी आप तैयार हो रहे, कहीं जाना है, इवेंट में जाना है, कुछ करना है, आप तैयार तो हो गए हो, बट अंदर से आप खुश नहीं मैं हो। वही बता रहा हूँ, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप जी। बाहर से कितने भी तैयार हो जाएं, जो अच्छी आंखें होंगी वो आपकी एनर्जी को, आपके वाइब को पकड़ लेंगी। हम सबको एक ये साइकिक एबिलिटी दिया गया है जिसको हम बहुत जल्दी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास भी ये है, बट ये हमारे काम आता है। तो देखिए, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि एक पर्सन बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर सकता है। हम्म। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, इसका पर्पस ही तो यही है ना कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, कि आप जिस प्रॉब्लम से, जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, जिस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो, उसको हम कैसे कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा फैक्ट मानता हूं, आज की तारीख में अगर एक एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट को शांति के साथ सिर्फ सुन भी ले, उसके सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, सिर्फ सुन ले तो। अब हम्म। बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, जादू तो है नहीं, एस्ट्रोलॉजर तो ऐसा इंसान ही है। अब जो इमोशन है उसको मैं मानता हूं एनर्जी इन मोशन। आपने उन चीजों को बताई नहीं, अपने अंदर कैद रखा। हम्म। अब आप बताओगे किसको? पेरेंट्स को बता नहीं सकते, क्योंकि हम ट्रेडिशनली जो हमारा कल्चर में लगता है कि पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, हम नहीं, उनको नहीं नहीं बताते। बताएंगे जी। स्पाउस को इसलिए नहीं बताते, सेम केयर वाली फीलिंग है, आप मेल हम्म। हो फीमेल हो एप्लीकेबल। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप टॉप पे बढ़ते हो, फ्रेंड्स आपके जीरो होते चले जाते हैं। और जो फ्रेंड्स हैं भी, उन पे आप हर चीज के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि कौन किस इंफॉर्मेशन को कब यूज करेगा। वो एक बैक ऑफ द माइंड में होता है, उनको हम एक पॉलिश्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, रॉ अनफिल्टर्ड नहीं। और यही काम आता है एस्ट्रोलॉजर का, काउंसलर का, थेरापिस्ट का, जो आपको सुनता है। जब आप उस चीज को सुनते हैं, जब आप उस चीजों को, वो पर्सन बोलता है, एक्सप्रेस करता है, तो पर्सन ने उस ट्रॉमा की चीजों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस तो शुरू हो गया। वो प्रोसेस कुछ मैजिक नहीं करेगा, कुछ जादू नहीं करेगा, बट इट हैज स्टार्टेड मूविंग द फर्स्ट स्टेप। तो पहला कदम वहां चल दिए, अब बाकी रिमेडिएशन है जो काम आएगा। तो जैसे हम बात करें कि हम इमोश कभी कभी किसी का, जैसे बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सो मच, तो ऑरा, तो आपने बताया कि ऑरा देख के पता चल जाता है कि हाँ, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग। तो आप ऐसे लोगों को जस्ट एज अ रेमेडी आप क्या रिकमेंड करेंगे थ्रू ब्यूटी, कि आप इतना कर लो, कम से कम आप एट पार आ जाओगे, थोड़ा यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, थोड़ा आप कोप अप कर पाओगे विद द इमोशंस जो आप गो थ्रू कर रहे हो। कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी ऑफिस जॉब छूट गई, तो हिम्मत नहीं बन पाती है कि कैसे बाहर निकले इसमें से। तो अब ब्यूटी के रेजीम करने से आप कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं कि हाँ, इतना इतना कर लो, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, और हिम्मत से बाहर निकल पाओगे इस देखिए, सिचुएशन से? दो चीजें हैं। एक तो कि जो भी ओपिनियन है हमेशा पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। राइट। मैं इसका बहुत बड़ा मतलब बिलीवर हूँ, मुझे लगता है कि हुँ, यूनिवर्सल कुछ बन ही नहीं सकता। हुँ, हाँ, बट डेफिनेटली हैविंग सेड सो, हम एक जनरल पर्पस भी गाइडेंस दे सकते हैं, ताकि जो लोग इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते वो इसका बेनिफिट कैसे लें। हुँ, भाई हाँ, दो चीजें। जब पर्सन ऑलरेडी हिम्मत डाउन है, तो वहां वो कुछ नहीं करेगा। हुँ, सबसे पहले समझना ये जरूरी है। और जब वो कुछ नहीं करेगा, तो आपको उसके आसपास चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। मतलब ओके। बिफोर यू इम्प्लीमेंट अ चेंज, जो वो कर सके। आसपास का मतलब वो जहाँ रहता है वहां आप क्रिस्टल्स प्लेस कर सकते हो, इंडोर प्लांट्स हैं, कलर्स हैं, लाइट, मतलब हुँ, स्पेसिफिक कलर्स ऑफ लाइट भी, आप जिसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं, ओके। जिसको आप यूज कर सकते हो कि पर्सन उस रेमेडी को करने के लिए मोटिवेट हो। अब ब्रॉडर तौर पे हम क्या कर सकते हैं? ब्रॉडर तौर पे सबसे पहले, हम सबके घर में नमक होता है, हुँ, सॉल्ट। आप कुछ मत करिए, सॉल्ट अपने नहाने के पानी में मिलाना शुरू कीजिए। सॉल्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी रिमूवर है। तो सबसे बेसिक जो हर्बल बात बनता है ना, वो तो यही है, सॉल्ट बेस। सिंपल हुँ, सॉल्ट ले लीजिए। अगर आप थोड़ा मेहनत कर सकते हैं तो रॉक सॉल्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मेहनत कर सकते हैं तो इसमें ऐड कर दीजिए पचौली ऑयल।
पचौली आयल एक ऐसा आयल है जो हर प्रकार के एविल आई से, नेगेटिविटी से हमको बाहर निकालता है। ओके। अगर आप इसको और बेहतर करना चाहते हो तो पचौली के साथ ऐड कर दीजिए फ्रैंकनीज आयल। ये 2 आयल इतना सफिशिएंट है कि कर देगा। अब मान लिया कि हम पेरेंट हैं या हम केयर गिवर हैं और मेरा जो है वो कर नहीं रहा, तो हम क्या करें? भाई इस आयल को ले आइए, घर में डिफ्यूजर लगाइए, डिफ्यूजर में डाल दीजिए। पर्सन 2 हफ्ते में पर्सन विल स्टार्ट गेटिंग दैट इनर किक कि मुझे ये उपाय करना है। तो अच्छा। ये हो सकता है। अब रहा सवाल स्पेसिफिक ब्यूटी का, तो यहाँ पे हम पर्सन को सबसे पहले तो देखिए वो मेकअप वेकअप नहीं करने जा रहा है। वो क्या करेगा? कपड़े पहनेगा, तो आप कपड़ों के कलर्स कस्टमाइज़ कीजिए कि क्या वो पहने। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर पर्सन एक हार्ट ब्रेक के बाद आया है या एक बुरे वक़्त के बाद आया है, तो वहाँ मैं ब्लैक बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्लैक उन एनर्जीज़ को होल्ड डाउन कर देगा, रोक देगा। वहाँ मैं प्रेफ़र करता हूँ कि भाई लाइटर कलर दीजिए, जैसे लाइट ग्रीन हो गया, लाइट पिंक हो गया, जो उसको एक्सप्रेशन सिखाएगा, जो उसको अपबीट करेगा। सो एट अ ब्रॉडर लेवल, राइट, राइट। ये पहली चीज़ हो सकती है। दूसरा जो क्रिस्टल्स हो गए, चाहे आप पकड़ लीजिए यहाँ पे लैपिस लैजुली हो गया या फिर एमेजोनाइट हो गया, जो आपके इस पर्पस हो गया था। तो पर्सन टू पर्सन दिस विल वेरी, बट ब्रॉडर लेवल पे एक अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है जिसको हर कोई यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने काजल की बात की, लिपस्टिक की बात की, हमने और भी मेकअप प्रोडक्ट्स की बात की, नेल पॉलिश की बात की, तो आर दीज़ इमोशनल कैरियर्स, लाइक इमोशंस भी कैरी करते हैं डेफ़िनिटली। कि सिर्फ़ हम लगाते हैं इसलिए इसमें इमोशंस आ जाते हैं? देखिए 2 चीज़ें, अगर हम इन प्रोडक्ट्स को ऐसे देखें, ये प्रोडक्ट्स इमोशन नहीं कैरी करते, प्रोडक्ट्स एक एनर्जी कैरी करते हैं। क्यों करते हैं, मैं वो क्यों समझाता हूँ। सबसे पहले दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट बना है, उसमें एक कलर है और जैसे ही उसमें कलर है, तो उस कलर से जुड़ा हुआ जो एलिमेंट है, उस कलर से जुड़ा हुआ जो प्लैनेट है, वो अपने आप आ गया। दूसरा, वो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स या जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हर इंग्रेडिएंट किसी ना किसी प्लैनेट या एलिमेंट को कैरी कर रहा होगा। तो ये 2 चीज़ें वो बाय डिफ़ॉल्ट कैरी करके आती हैं और जब हमारे साथ वो मिलता है, वो एक रिएक्शन की तरह है, केमिकल खिचड़ी की तरह कि भाई उसमें से निकलेगा क्या? वो आपका इमोशन और वो मिलके तय करेगा कि फाइनली बनना क्या है। अच्छा, तो आजकल जो एंग्ज़ायटी होती है लोगों को, बॉडी इमेज कभी-कभी ना कि अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो उन सब के लिए हम ये ब्यूटी और ये सब फिर लोग जिम भी जाते हैं। सो इज़ इट लाइक एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्टेड कि आप जिम जाओ, बॉडी बनाओ और फिर आप एस्ट्रोलॉजिकली उनको गाइड करते हो कि ये सब करने के बाद आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल आएगा। देखिए, हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, हर काम हमारे क्रियामान कर्म में जुड़ता है और वो किसी न किसी प्लैनेट के इफ़ेक्ट को या तो बढ़ा रहा होगा या फिर घटा रहा होगा। तो उसका इफ़ेक्ट है। सिंपल, अगर जैसे आपने जिम का बात किया, मैं जिम का एग्ज़ाम्पल ले लूँ। हुँ। अगर कोई इंसान जिम रेगुलर बेसिस पे करता है, तो वो अपने डिटर्मिनेशन जो उसका थर्ड हाउस है, उस पे काम कर रहा है, उसकी जो पराक्रम शक्ति है, उसकी जो एग्ज़ीक्यूशन एबिलिटी है, वो बेहतर हो जाएगी। दूसरा, रेगुलर फिजिकल वर्कआउट मार्स को स्ट्रेंथन करने में एक अपना रोल प्ले करता है। तो हीलिंग्स और ये जो रिलेशनशिप हीलिंग्स जो होती है, एंग्ज़ायटी जो होता है, इसको भी ये कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कोई फ़ेज़ होता है जिसके थ्रू लाइक ये क्योंकि आपके फ़ेज़ में ऐसा है, इस वज़ह से आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है? बिल्कुल। देखिए, जो हमारी दशाएँ हैं, जो उस समय हाँ। का जो ट्रांज़िट है, वो बताएगा कि पर्सन किस फ़ेज़ में है और ये जो जितनी भी हीलिंग मोडालिटी हैं, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो लामा फेरा हो, चाहे वो प्राणिक हो या थीटा हीलिंग हो या दुनिया की कोई भी हीलिंग मोडालिटी है, वो सारी की सारी हीलिंग मोडालिटी आपकी उस एनर्जी पे काम, जो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि आपको उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करना है। ये सारा हीलिंग मोडालिटी उस फ्रीक्वेंसी को ही ट्यून इन करने पे फ़ोकस करता है। सिद्धार्थ जी, ऐसी कोई एक लोगों के लिए एक मिथ एक बर्स्ट कीजिए आप कि एस्ट्रोलॉजिकल और इमोशन से रिलेटेड जो लोग मानते हैं कि ये चीज़ है, कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे ठीक हो सकता है। तो ऐसी कुछ जो लोग मान के बैठे हैं और बहुत एस्ट्रोलॉजर्स उस पे कंटेंट भी बना रहे हैं कि ऐसा कुछ आप बर्स्ट करना चाहेंगे? वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट 2-3 करता हूँ। ओके। सबसे पहला, कि हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये एक मिथ है। आप दुनिया का कोई भी कंटेंट देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको इन्फ्लुएंस करता है। हर इंसान नेगेटिव हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता है। मैं सिंपल एग्जांपल तो अपने घर के बाहर आप लिख दीजिए, यहाँ रुकना मना है, यहाँ देखना मना है। हाँ। 10 में से 7 लोग रुक के देखेंगे है क्या?
तो हमारा जो इंसानी फितरत है ना, हम हुँ, नेगेटिव चीज़ों के प्रति जल्दी अट्रैक्ट जल्दी होते हैं। अट्रैक्ट होते तो हैं। जब हम कुछ कंज़्यूम करते हैं, जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनमें जो नेगेटिव एलिमेंट है, उसको अपने लाइफ़ से हम जोड़ लेते हैं। और इसको मैं एक वर्ड डिफाइन करता हूँ, एक्वायर्ड नेगेटिविटी, कि हम अपने जीवन में अपने क्रियामान कर्मों के ज़रिए एक नेगेटिविटी को एक्वायर अट्रैक्ट कर कर रहे हैं। रही है। और ये एक ऐसा बड़ा एंडेमिक, एक ऐसा बीमारी है ना, जो बढ़ रही है। अब इसका इलाज क्या होगा मुझे आज तक नहीं पता। जी। मतलब मैं अपने क्लाइंट्स को तो बोलता हूँ, भाई कोई वीडियो मत देख, खत्म कर, कहानी खत्म, डोंट वॉच। मैं आजकल रेमेडी देने लगा हूँ एक, कि आजकल मैं आज इंस्टाग्राम भी वही वर्क करता है ना कि ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो तो रील्स भी इंस्टाग्राम पे सिर्फ ब्रेकअप की बिल्कुल। आ रही है। आपको कुछ खरीदना है तो वही रील्स दिखा रहा है इंस्टाग्राम। तो जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, वो आपके माइंड और इमोशन को इम्पैक्ट करता है। तो हमें बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। अगर आप ये नहीं हो सकते तो खुद को प्रिपेयर कीजिए हाउ टू हैंडल दैट नेगेटिव थॉट्स। देखिए, सब कॉन्शियस माइंड में या अवचेतन मस्तिष्क में किसी चीज को सीखना बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज को भूलना सारी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी शायद लोग भूल नहीं पाते। उसके लिए मशक्कत करना पड़ता है। अनलर्निंग इज द सबसे टफेस्ट। ये पहला मिथ है कि भैया ये इम्पैक्ट नहीं करता। मिथ नंबर 2, कि जो बच्चों का नाम है या हमारा जो नाम है, इसका कोई रोल नहीं है। ये दूसरा सबसे बड़ा मिथ है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, दोनों में नाम को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पूरे इतिहास को उठा लीजिए, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद हो, सबको जब गुरु दीक्षा मिली, तो गुरु दीक्षा मिलने के बाद गुरु ने पहला काम क्या किया? उनको एक नया नाम दिया। क्योंकि नाम आपकी पहचान होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है। इसीलिए जितनों को आप गुरु दीक्षा के बाद देखेंगे, सबको एक नया नाम मिला है, क्योंकि वहां वो जानते थे इस सिग्निफिकेंस को। तो जो नाम का जो इंपॉर्टेंस है, नाम का जो सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप एक माता पिता हैं, एक पेरेंट हैं, तो अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, वो एक अच्छा नाम है। मतलब दिस इज एन इन्वेस्टमेंट जिसकी आरओआई तो इनफाइनाइट है, इसकी आरओआई तो कुछ है ही नहीं। तीसरी चीज, जो तीसरा बड़ा मिथ, कि जो हमारे कुंडली में लिखा है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपकी कुंडली में जो कुछ भी लिखा है, अगर आप अपने स्पिरिचुअल एबिलिटी को, अपने स्पिरिचुअल कोसेंट को, मैं थोड़ी देर डिफाइन करूंगा कि मैं किसको स्पिरिचुअल कोसेंट बोल रहा हूं, इन्हांस करते हैं और अपने क्रियामान कर्म को मन, कर्म और वचन तीनों से प्यूरिफाई करते हैं, तो आप डेफिनेटली उसके क्वांटम को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा। इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं जिन्होंने ये काम किया है। जैसे ऋषि मार्कंडे एक एग्जाम्पल है, माँ सावित्री दूसरी एग्जाम्पल है, या आज की तारीख में हम बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जीवन की अगर उनकी कुंडली को देखें, तो उनकी कुंडली में हमें बहुत सारा दोष मिलेगा। 1-2 एग्ज़ाम्पल्स दीजिए आज की डेट के। किसी को उठा लीजिए, सचिन तेंदुलकर हो गए, लता मंगेशकर हो गई, या अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। आप किसी भी इंसान की कुंडली को देखिएगा, उनकी कुंडली में दोष पक्का होगा, कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट्स होगा, बट उन्होंने अपने एक्शंस के जरिए, अपने बिलीफ्स के जरिए किया। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, अंबानी जी। जब हम इनके जीवन को देखते हैं, चाहे स्पेशली मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूं, तो उनका जो फिलेंथ्रोपी चीजें हैं, चाहे वो आई हॉस्पिटल हो या बाकी हुँ। चीजें हैं, हमें लगता है अरे आम बात है। नहीं, आम बात नहीं है। उन्होंने पहले वो शुरू किया, तब वो बड़े बने। आपके पास जो रिसोर्स है, जितना रिसोर्स है, उसी रिसोर्स में शुरू तो करिए। भाई मान लिया मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आज अपना शरीर लेके पहुंच जाइए, किसी गौशाले में, किसी वृद्धाश्रम में काम कीजिए। भाई ये तो सबके पास है ना। सबके पास भाई है। पैसे नहीं है, शरीर तो है ना, जाके काम करिए। तो ये जरूरी है। तो ये जो एक मिथ है कि हम बदल नहीं सकते, इस मिथ को टालने की जरूरत है। हमको विश्वास के साथ रेमेडी करने की जरूरत है। रेमेडी का कहीं ये मतलब नहीं कि आपको पैसे खर्च करने हैं। हुँ। हर रेमेडी सस्ती भी है, हर रेमेडी महंगी भी है। एक एस्ट्रोलॉजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो रेमेडी बता रहा है, वो उसका क्लाइंट या उसका पर्सन जिसको वो गाइड कर रहा है, वो करने में सक्षम है या नहीं, ये एस्ट्रोलॉजर की जवाबदेही। उसको ये तय करना है कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसका बिलीफ किस पे, जिस पे उसका बिलीफ है वो वाली रेमेडी कराइए। उसका बिलीफ ही नहीं है, उसको रेमेडी करा देंगे कोई फर्क नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, ये मंत्र जाप कर लो, उसका बिलीफ ही नहीं है। वो तो इस डर में जी रहा है कि भाई मेरे से कहीं कोई उच्चारण तो गलत नहीं हो गया, कोई प्रोनाउंसिएशन तो रॉन्ग नहीं हो गया। हो सकता है भाई, हम सब लोग जिस भारत भूमि में जीते हैं,
अलग-अलग हिस्सों में शब्दों को अलग-अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, जिसकी वेरिएशन आती है और जिस वेरिएशन की वजह से गलतियाँ हो सकती हैं। बट इंसान तो मंत्र से हट चुका है ना, तो गलती पे डर रहा है बेचारा, कहीं हुँ। कुछ गलती हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? और उसमें वो करता नहीं है। तो ये एस्ट्रोलॉजर की ज़िम्मेदारी है, उसको कौन-सा वाला उपाय दिया जाए, क्या दिया जाए ताकि वो कर पाए। और मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करूँगा। बहुत लोगों का ये मत होता है कि अरे ये जो इस तरह के उपाय हैं, चाहे वो लिपस्टिक्स हो या मेकअप्स हो, ये कहाँ से आ गए, क्यों आ गए? मैं थोड़ा इतिहास में लेके जाऊँगा। जो आप अपने वेदों को देखते हैं, जब अपने हम पुराणों को देखते हैं, तो वहाँ जितने मंत्र बताए गए हैं, मैक्सिमम संस्कृत में है, हुँ। मैक्सिमम। लेकिन जब बाबा गोरखनाथ आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने साबर मंत्रों की रचना की। साबर मंत्र क्या थे? उस समय की लोकल भाषाएँ और बोलियों में वो मंत्र थे, जो उस समय बोली जाती है। चाहे वो हमारी वज्जिका हो, चाहे हमारी मैथिली हो, चाहे हमारा भोजपुरी हो, चाहे हमारा कन्नड़ हो, चाहे हमारा तमिल हो, चाहे हमारा तेलुगु हो, चाहे हमारा राजस्थानी हो, हर भाषाएँ, हर बोली में, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो तिब्बतियन हो, उसमें आपको साबर मंत्र मिलेंगे। तो उन्होंने इसलिए ये किया ताकि आम जनमानस इसका बेनिफिट उठा सके। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स की ज़िम्मेदारी है या धर्म गुरुओं की ज़िम्मेदारी है कि हम उपायों को उस समय के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लोगों के लिए फिजिबल कैसे बनाते हैं। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, एज़ सिंपल। तो ये तीसरा मिथ है जो मुझे लगता है कि हम उम्मीद हार देते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये टॉप 3 यही है मेरे हिसाब से। तो सिद्धार्थ जी, अभी आप बता रहे थे कि शब्दों के उच्चारण हम ठीक से नहीं कर पाते, मंत्रों के उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए लोग करते नहीं हैं, डरते हैं। तो डरना चाहिए कि जैसे आपको भाषा में आता है आप कीजिए। आप उस बारे में क्या देखिए बोलेंगे? यहाँ मैं बहुत क्लियर रहूँगा, डराने के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए। कि जो मंत्र हैं, जो स्रोत हैं, उनको उन्हीं उच्चारण के साथ पढ़ना ज़रूरी है। जी। उन्हीं भाषाओं में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ़ शब्द नहीं हैं, उन शब्दों के साथ जुड़ी हुई एक साउंड एनर्जी है, एक साउंड वाइब है, जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बोलेंगे सीखे कैसे? देखिए, एक तो कि हर मंत्र का अल्टरनेटिव होता है। हुँ। शास्त्रों में बहुत मंत्र बताए गए हैं। मान लेते हैं कि भाई हमको यही वाला मंत्र करना है। कितने वर्ड का होगा? 15 वर्ड, 20 वर्ड, 25 वर्ड पकड़ लेते हैं। हुँ। आप 1 हफ्ते में 1 वर्ड सीखिए। हर इंसान सीख सकता है। 25 हफ्ते में आपको मंत्र आ गया। तो हम उस मंत्र को ना एक बड़ा प्रॉब्लम बना लेते हैं। उस प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दिए। भाई आज मुझे 1 वर्ड सीखना है। आज मेरे मंत्र का मुझे पहला वर्ड सीखना है। आज की तारीख में यूट्यूब पे आपको इतने सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे जहाँ अच्छे उच्चारण है, अच्छे हुँ। प्रोनाउंसिएशन है। आप 1 वर्ड सीख लीजिए। हर हफ्ते 1 वर्ड सीखिए, कर सकते हैं। हर दिन नहीं कर सकते, तो हर इंसान के लिए आपको वो कदम उठानी पड़ेगी। वो एक-एक वर्ड करके सीखिए कि आज मुझे 1 वर्ड सीखना है, कल मैं दूसरा वर्ड सीखूँगा, फिर तीसरा वर्ड सीखूँगा, उसको करें। अब मान लिया कि जिनको लगता है कि नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये नहीं मेहनत करना चाहता हूँ, लिखना शुरू कर दीजिए। हमारे शास्त्रों में मंत्रों को लिखने का भी बेनिफिट बताया गया है। तो लिखना भी बेनिफिट, जिनके मन में ये शक है कि मैम मुझसे गलती हो जाएगी, हो सकती है, संभव है होना, तो भाई लिखना शुरू कर दीजिए, वो इफेक्टिव है। लिखना और बोलना दोनों इक्वली इफेक्टिव है। हाँ, सुनना उतना इफेक्टिव नहीं है, खासकर मंत्रों के केस में। आप स्रोतों को सुन सकते हैं, कथाओं को सुन सकते हैं, लेकिन मंत्रों को सुनना उतना पावरफुल इफेक्टिव नहीं होता है। तो सिर्फ़ आपको बोलना है और बोले तो सही उच्चारण करके बिल्कुल, बोलिए, तभी उसका सही बिल्कुल। असर और होगा। सीखना संभव है, मतलब सीखना नामुमकिन नहीं है, आपको मेहनत करनी है बस, जी, जी। थोड़ा कोशिश करना है। जी। अभी अगर हम मून साइकिल्स की बात करें, जैसे मून के साइकिल्स होते हैं, पूर्णिमा हो गया से लेके ग्रहण आता है, बीच में अमावस्या आता है, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं मून साइकिल, तो ये क्या आपके सेल्फ लव और रिलेशनशिप्स, आपके ओवरऑल मेंटल इमोशंस, वो सब पे भी इफ़ेक्ट करता है? देखिए, इस सवाल के 2 आंसर हैं। पहले मैं ऑब्जेक्टिव आंसर देता हूँ जी। कि क्या ये इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करता है। इसमें कोई शक नहीं है। चंद्रमा हर व्यक्ति के, चाहे वो एक एस्ट्रोलॉजर हो या वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक स्पोर्ट्स स्टार हो, एक आम इंसान हो, सबके जीवन को इफेक्ट करता है। इसमें कोई शक नहीं है। चंद्रमा के अपने-अपने फेज के आधार पे उसका इफेक्ट उसकी सोच पे, उसके इमोशंस पे, उसके रिएक्शंस पे आएगा। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पर्सन की पूरी कुंडली। पर्सन की जो पूरी की पूरी कुंडली है, वो कैसी है?
उसकी जो अभी की दशाएं हैं वो कैसी हैं, ये तय करेगा वो इम्पैक्ट कितना होगा। जो क्वांटम ऑफ इम्पैक्ट है वो है। दूसरा, इसको ऐसे समझिए, जैसे एक दीवार है, उसको हम कितना भी मेहनत करें अपने हाथ से तोड़ने का, हम नहीं तोड़ सकते। हमें कुछ जेसीबी को चाहिए हुआ तोड़ने के लिए। हुँ। तो हम क्या अपने आप को इंटरनली इतना स्ट्रांग बना सकते हैं आध्यात्मिक उन्नति करके कि हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें प्रभावित ना करें? ये दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमें करना चाहिए। तो हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए, पहला फ़ोकस ये होना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे उन्नत करें। तो हम बात करते हैं जैसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो बात करते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। जैसे अनुष्का शर्मा हो गई, सारा अली खान हो गई, बहुत उन्होंने ओपनली आके बोला है कि हम मैनिफेस्टेशन करती हैं। और तो क्या ये उनको जैसे मैनिफेस्टेशन करना एक कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है लाइक और उसके साथ ये ब्यूटी रिजीम्स भी फॉलो करते हैं, डज़ इट इफ़ेक्ट द सक्सेस दैट दे आर गेटिंग? देखिए 2 चीज़ें। सबसे पहले, क्या मैनिफेस्टेशन कोई जादू है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन में और एक इम्पॉसिबल रियलिटी से बाहर हटने में अंतर है। मैनिफेस्टेशन हमेशा रियलिस्टिक होता है, हमेशा प्रेज़ेंट में होता है। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन को मैं एक अलग तरीके से समझाऊँगा। हमारे शास्त्रों ने क्या बोला, खासकर हम वेदों की बात करते हैं, बहुत क्लियरली बोला कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो हमारे मन को, हमारे विचार को प्रभावित करता है। हुँ। इसमें हमारे शास्त्र बहुत क्लियर है। अब मैनिफेस्टेशन क्या है? वो हमारे वही सोचने वाली चीज़, वो बोलने वाली चीज़, वो लिखने वाली चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम अपने उस अवचेतन मस्तिष्क को, सबकॉन्शियस माइंड को, उस एनर्जी ट्यूनिंग को तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बट डेफिनिटली अगर पर्सन मैनिफेस्टेशन को एक्शन के साथ कंबाइन करता है, तो डेफिनिटली ये वर्क करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे हम बात करते हैं जैसे जेन ज़ी आजकल की जो जनरेशन आई है, उनके लिए मेकअप सिर्फ़ एक मेकअप टूल नहीं कि अच्छा दिखना नहीं, उनका एक एक्सप्रेशन का भी एक तरीका है कि आईलाइनर ऐसे लगा दिया, कुछ शेप अलग कर दिया, लिपस्टिक का कुछ अलग कर दिया, कुछ अलग तरीके से अपने चीक्स कर दिए। वो लोग ये सब करते हैं ताकि उनको दिखना है या अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस करें कि दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग टुडे। अपने मूड्स को या अपने एक्सप्रेशंस को वो अपने मेकअप के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी एक गाइड बन सकता है उनके लिए कि आप ये कीजिए लेकिन सर्टेन वे से सर्टेन चीज़ें कीजिए और तब आपको बेनिफिशियल होगा? बन नहीं सकता है, बन चुका है। अच्छा। मैं 2 चीज़ें बहुत क्लियरली बोलूँगा, कंट्रोवर्शियल है बट बोलना ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा मिथ लोगों के मन में है कि जेन ज़ी पिछले जनरेशन के कंपैरिज़न में कम स्पिरिचुअल है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जेन ज़ी अपने पिछले जनरेशंस के कंपैरिज़न में, चाहे मिलेनियल्स हो, बेबी बूमर्स हो, उनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अच्छा। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये नंबर्स बोलते हैं। दुनिया में जितनी स्टडीज़ हुई हैं, वो इसको वैलिडेट करती हैं। इंडिया में हमसे बड़ा स्टडी कोई रन नहीं करता। हम लगभग 30,000 लोगों से हर क्वार्टर बात करते हैं, उनके परचेज़ बिहेवियर को, उनके माइंडसेट को रीड करने के लिए। जेन ज़ीज़ कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, बट हाँ, डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा जनरेशन स्पिरिचुअल नहीं है। हर जनरेशन का स्पिरिचुअलिटी को देखने का नज़रिया अलग होता है, पर्पस अलग होता है, गोल अलग होता है। हो सकता है कि हम दोनों का जो नज़रिया है, हम दोनों का जो पर्पस है, वो एक साथ नहीं है। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि जो जेन ज़ी है, इन्होंने एक चीज़ अच्छी की है, और ये मुझे मतलब एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है, और हर मिलेनियल को या जो जेन ज़ी नहीं है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते हैं। हुँ। जो शायद जो दूसरे जनरेशंस थे, वहाँ नहीं कर उनको पाते। समस्या होती है, उनको सिखाया नहीं गया है, वो बहुत लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में जाके उसको सीखते हुँ। हैं। तो डेफ़िनिटली जेन ज़ीज़ यूज़ कर रहे हैं। ये जितने भी मैंने आपको अभी थोड़े पूरे सफ़र में जितना बात किया कि ये इनका सबसे बड़ा जो कंज्यूमर सेगमेंट है ना, वो जेन ज़ी ही है, अच्छा। जो इनको एक्चुअली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ जेन ज़ीज़ नहीं है, मतलब मिलेनियल्स भी हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं। बस देखिए, इंडिया में सिर्फ एक बात है, इंडिया में नहीं ग्लोबली, उनको बस ये नहीं मानना है कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी से आया है, बाकी वो करेंगे सब कुछ। अच्छा। बस ये मानना नहीं है, मान लेंगे तो फिर दिक्कत है। और दिक्कत इसलिए उनको एक डर लगता है। डर किस बात का है कि भाई अगर मैंने मान लिया तो लोग मुझे सब सुपरस्टिशियस समझेंगे, तो एक हुँ। जजमेंट का फ़ियर है, बट मानता हर कोई है, करता हर कोई है। बस वो है कि कर रहे हैं। तो जेन ज़ीज़ डेफ़िनिटली इसको यूज़ करते हैं और कर रहे हैं।
आपके कोई क्लाइंट्स या आपके कोई जो फॉलोअर्स हैं, उनको आपने एस्ट्रोलॉजिकली या फिर अपने ब्यूटी रिजीम के हिसाब से ऐसे कुछ बताया हो जिससे उनकी लाइफ एकदम कंप्लीटली टर्न ओवर हो गई हो और आपको भी ऐसे याद रहा हो कि हाँ, इसकी लाइफ मैंने बदली है, बस थोड़े-थोड़े टिप्स देकर और ओवरऑल बहुत मेजर चेंजेस आ गए उनके अंदर? देखिए एक हमारी एज़ अ स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि हम कभी क्लाइंट का नाम नहीं जी, लेते। नाम आप कहीं नहीं। भी नहीं देखेंगे कि जी, मतलब जी, जी। नाम क्या नहीं बताइए, ये हाँ। मेरा मतलब बहुत क्लियर है कि मतलब जी, मैं नहीं नाम नहीं बताया, बट हाँ। जहाँ तक बात करूँ वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होंगे बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फ़नी है। आज से बहुत साल पहले की बात है मतलब किसी को मतलब कोई पॉलिटिशियन नहीं थे उनको मतलब ही वाज़ वेरी क्लोज़ टू द रेस ऑफ बिनी। कि बनेंगे या नहीं बनेंगे ओके, ओके। एंड बहुत रिसेंट ही है एंड ही केम टू मी थ्रू अ फ्रेंड कि भाई अब क्या कर सकते हैं एंड यहाँ हमने सिर्फ ब्यूटी यूज नहीं किया, यहाँ हमने मल्टीपल चीजें यूज की। यहाँ मंत्र भी यूज है, यहाँ वो भी यूज है। देखिए मेरा पर्सनल एडवाइस कभी भी किसी एक चीज पे बेस नहीं होता, ये हमेशा एक कस्टमाइज होता है जहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ हमने दो काम किया। पहला, उनके जितने पार्टी कार्यकर्ता थे ना, सबको लगा दिया उनका नाम लिखने में, उनके करेक्टेड नाम के स्पेलिंग को लिखने में। अच्छा। एंड अच्छा, लिटरली मतलब हमने लगभग 1000-2000 लोगों को लगा दिया उनका नाम लिख रहे उनका हैं। नाम लिखने के लिए। उनका उनका अच्छा, होमवर्क यही था, सुबह उठ के आना है, उनका नाम लिखना है। जो करेक्टेड नाम हमने एडवाइस किया था, वो नाम उनको लिखना है। ये ओके। नाम हमने पब्लिक में नहीं रखा क्योंकि वो पब्लिक में आना नहीं चाहते। पब्लिक में नेम करेक्शन करेंगे तो लोग हंगामा मचाएँगे। हाँ, हाँ, हमने हाँ। कोई बात नहीं, विल टेक केयर ऑफ इट। वो खुद भी लिखते थे, मतलब मैं ऐड कर दूँगा, ऐसा नहीं था कि वो नहीं लिख रहे थे, वो भी लिख रहे थे। तो ये तो था कि हमने बहुत इंटरेस्टिंगली मतलब 1000, लगभग मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर याद है, 1000-1100 लोगों को लगाया था। वॉव! अच्छा। दूसरा जो हमने काम किया कि हमने लगभग 50-60 पंडितों को भी लगाया मंत्र करने के लिए, स्रोत करने के लिए एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो जीत गए। जीत ही नहीं गए, ही बिकेम एक्चुअली सीएम और डीसीएम। वॉव! तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, इट्स वेरी जी, जी, इजी टू जी। फिगर इट आउट। हाँ, तो हाँ। स्टिल ही इज टुडे, मतलब आज भी वो मतलब सिटिंग सीएम या डीसीएम है कहीं ना कहीं, ओके। मतलब विदाउट लिविंग मच, विदाउट विदाउट लिविंग मच कि वो कौन सा स्टेट है। भारत जी, में जी, बहुत जी। सारे नहीं, चीफ नहीं, नहीं, मिनिस्टर्स हैं। कोई बात नहीं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं है, हमारे पास इंडिया से बाहर के भी पॉलिटिशियंस हैं जिनको हमने एडवाइस ऐड किया। ये तो हो गया नेम करेक्शन के बारे में। जो ब्यूटी का है, जो मैंने आपको सेलेब वाला एग्जांपल थोड़े देर पहले भी दिया था, वो भी एक क्लाइंट है जो पिछले 4-5 साल से है। वहाँ हमने सिर्फ हेयर कट्स को अलाइन कर रखा है। उनका क्या है कि उनकी जो डिजाइनर है, शी डिसाइड्स द कट। मैं डिसाइड करता हूँ डेट, कि व्हेन शी विल हैव अ हेयर कट, अच्छा, कि उनके ग्रहों के हिसाब से, उनके ट्रांजिट्स के हिसाब से और बाकी गोचर के हिसाब से उनको हेयर कट लेना कब है। दूसरा, वो जो कलर्स चूज करेंगे, उन कलर्स में शेड मेरा चॉइस होता है। शी अच्छा। फॉलोज फॉर 4 ईयर एंड 4 साल से मेरे साथ है, तो ऑब्वियसली शी इज गेटिंग द रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट आई मतलब मैं मान के चलता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा ये उनका बिलीफ है रेमेडीज पे और मेरे ऊपर, जो उनको वो रिजल्ट दे रहा है। तो आपको सिद्धार्थ जी ऐसा आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में लाइफस्टाइल ब्यूटी इसका एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्शन और बढ़ेगा या किस तरफ जाएगा, ये फ्यूचर देखिए क्या है? मैं इसको बहुत आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इसको। बहुत लोग, खासकर आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे ना, जो एस्ट्रोलॉजी के आलोचक होते हैं, अरे एस्ट्रोलॉजी ये है, एस्ट्रोलॉजी वो है। एक्चुअली वो आलोचक नहीं है। मैं एक बहुत डीप बात बता रहा हूँ। उनका एक एक्सपीरियंस रहा है जो बुरा रहा है, और वो उस बुरे एक्सपीरियंस की वजह को कैरी कर रहे हैं। तो जो मैं यहाँ से फ्यूचर को देखता हूँ, जो हमारा जीवन है, लोग इसकी जितनी आलोचना करें, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनको मैंने पर्सनली एडवाइस किया, जो सुबह 9 बजे ट्विटर पे या एक्स पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के एस्ट्रोलॉजी सुपरस्टिशन, और फिर सुबह के 10 बजे वो कंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, देयर आर ओके, मेनी पीपल्स, ओके, ओके। मतलब लिटरली, मतलब मैंने उनको मजाक मजाक में बोल भी दिया था, कम से कम पोस्ट तो देख लो क्या डाले हो यार। अच्छा, ओके। तो एंड ठीक है, दैट्स देयर लाइफ एंड आई कैन नॉट कंट्रोल जी, जी, दैट। जी, जी। बट मैंने उनको ये समझा कि जो डाल रहे हो दैट विल इम्पैक्ट यू, ये ध्यान रखना। ओके, आई टुक द पोस्ट डाउन आफ्टर अच्छा। दैट। ओके, तो यहाँ पे जरूरी है, जो अगर मैं देखता हूँ तो डेफिनेटली हम एक स्पिरिचुअल रिनासा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं बहुत बिग एंड बोल्ड बोलूंगा। जो आने वाला 7 साल है यहाँ से 2032 तक का टाइम पीरियड, ये ग्लोबली स्पिरिचुअल रिनासा का होगा, जहां ओके। पे लोग
धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को, एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन के हर हिस्से में दोबारा लाएँगे, दोबारा इनकॉर्पोरेट करेंगे और नए-नए तरीके से करेंगे। बट एक चीज़ और यहाँ पे, इस स्पिरिचुअल रिनासा के साथ-साथ वैसे एक्सपर्ट्स या वैसे लोग जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या इसमें एथिकली या मोरली सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको एक्सपोज़ होते हुए दिखेंगे। मैं पहले प्रेडिक्शन देता हूँ, फिर रीज़न भी बता दूँगा कि भई ये प्रेडिक्शन आया कहाँ से। हुँ, जादू नहीं है, मैं रीज़न भी दे दूँगा। हुँ, बहुत डिटेल नहीं दे पाऊँगा बट एक बेसिक दे दूँगा। तो जो मैं इसको देखता हूँ, ग्लोबली आज की तारीख में जो मेरा मानना है या जो मेरा हाइपोथेसिस है, और मैं ये हाइपोथेसिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी से पहले 10 साल कंसल्टिंग में बिताए हैं, जहाँ मैं मार्केट साइज़िंग ही करता था। ओके, तो जो हम अपने जीवन को देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप को इवॉल्व, जब मैं एस्ट्रोलॉजी बोलता हूँ तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग सब इसमें इंक्लूड है। खुद को इवॉल्व करेगा और वेलनेस के रूप में ऐड होगा। अगर आज की तारीख में मैं वेलनेस के मार्केट को देखूँ तो ये लगभग मतलब 3-4 ट्रिलियन डॉलर का है एंड व्हिच इज़ सॉरी, आज की तारीख में लगभग ये मार्केट 6-7 ट्रिलियन डॉलर का है व्हिच इज़ ग्रोइंग ओके, डबल डिजिट। ओके, इट विल ग्रो बेटर देन द एक्सपेक्टेशंस। ओके। इसकी 2 वजह है। पहला, हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड विल एक्चुअली बिकम जेनेटिक, मतलब उनकी पॉपुलेशन 50 से ऊपर हो जाएगी। हुँ, वो हुँ, अकेले हैं, लोन है और उनके पास पैसा है टू स्पेंड। हुँ, हम इनकी अक्सर बात नहीं करते। ये एक हुँ, ऐसा पॉपुलेशन ग्रुप है जो एक्चुअल स्पेंडर होगा। हुँ, हुँ, दूसरा जो लाइफ़स्टाइल है, लोगों को यूएसपी चाहिए। आज आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे आर गेनिंग। तो देयर आर ब्रांड्स इन यूएस एंड यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जो ऑरा बेस है। हुँ, अभी भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में भी देखोगे, अरे ये वाला जो शैम्पू है, ये वाला जो बॉडी वॉश है ना, ये स्ट्रेस के लिए, ये वाला जो बॉडी वॉश है ना, ये हमारे स्लिप को एनहांस करता है। वो हुँ। सारे एस्ट्रोलॉजिकली हैं। बट ग्रीन टीज़ भी बहुत आ रही है ऐसे। बिल्कुल, तो वर्चुअली जो मेरा मानना है कि जीवन का हर हिस्सा विल गेट कस्टमाइज्ड बाय एस्ट्रोलॉजी बाय 2032। 2032 तक होगा। एटलीस्ट जो जिसको हम समझ सकते हैं जो टॉप 10 पीपल ऑफ द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ द मनी दे मेक ग्लोबली, वो इसको करेंगे। इंडिया अभी भी एस्ट्रोलॉजी का मतलब टोटल मार्केट का लेस देन 15-20% है। ओके, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। इंडिया से ज़्यादा बड़ा मार्केट यूएस है, मिडल ईस्ट है एंड वो इंडियंस होंगे ज़रूरी नहीं है। दे आर द नेटिव ऑफ दोज़ कंट्रीज़। आप किसी भी इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजर से मिल लीजिए, जो इंडिपेंडेंट है। उनका कम से कम 40 टू 50% कंसल्टेशन इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं। जो अच्छा। भी मतलब आज की तारीख में पब्लिक लाइफ में है, हुँ, आप किसी को उठा लीजिए, मैं आपको एक ब्रॉडर नंबर फिगर दे रहा हूँ। हुँ, या वो पढ़ा भी रहे हैं, तो उनका जो स्टूडेंट है, वो उसमें जो 30 टू 40% जो पॉपुलेशन है, वो फॉरेनर्स की है। जो नॉन इंडियंस हैं, नॉन नेट मतलब जिनका इंडिया से कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं रहा है। बट हम ये भी तो देखते आ रहे हैं ना कि आजकल स्पिरिचुअल वो करने महाकुंभ जो हुआ था हमारा, फॉरेनर्स कितने लोग आए थे बिल्कुल, बिकॉज़ इंडिया इज़ द हब बट इंडियंस ही उसको अपना रहे नहीं देखिए हैं मैं कहीं इसको न आंसर कहीं। करता हूँ। थोड़ा मज़ाक लगेगा बट बोलता हूँ। इंडिया में स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट कराने के लिए ना, इसको आपको भेजना पड़ेगा यूएस के स्कूल में। जब ये हुँ, यूएस के स्कूल में जाएगा, वहाँ इस पे ठप्पा लग जाएगा, सूट-वूट पहन के आ यस, जाएगा, वो है ना राजू बन गया जेंटलमैन, तब लोग उसको तब मानने लगेंगे। जाके मैं उसको एग्ज़ाम्पल दे मानेंगे। देता हूँ, जी। मेडिटेशन। हमारे हर शास्त्र में मेडिटेशन की चर्चा है, ध्यान की चर्चा है। जब मेडिटेशन यूएस में गया, ब्रेथ वर्क बना। ब्रेथ वर्क पे बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और हम ब्रेथ वर्क को बहुत वैल्यू करते हैं। दिस इज़ अमेजिंग, दिस हेल्प्स इन रिलीविंग माय ब्लड प्रेशर, इट्स वंडरफुल। अब ये एक शर्म की बात है। शर्म की बात 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि ये जो रिसर्च था, वो हमने नहीं किया, वो किसी और ने किया। जो हमारे लिए एज़ अ कल्चर हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम कैसे वो इकोसिस्टम बनाएँ कि इसमें भी साइंटिफिक रिसर्च हो। हुँ, सिंपल था योग निद्रा। योग निद्रा को आप जाके देखेंगे अभी यूएस में या अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, जो स्लिप के अलग-अलग फॉर्म्स के रूप में लोग उसको लेके आ रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं भाई हमारा कुछ बहुत बड़ा इनोवेशन है। वो इनोवेशन है, इनोवेशन ये है कि उन्होंने योग निद्रा को या शास्त्रों को पढ़ के कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड के हिसाब से एविडेंस बैक उसको इंटरप्रेट किया है। ये हुँ, उनका कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। हुँ। लेकिन ये हमारे लिए एज़ अ कंट्री शर्म की बात है कि हम उस कंट्रीब्यूशन को नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी आएगा बट इसको आने में समय लगेगा। मुझे लगता है कि ये जो समय है 2032 तक का ना, ये एक समुद्र मंथन का समय है,
जो इसको चर्न करके फिर उस रिवाइवल की तरफ लेके जाएगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसका रीजन दे दूंगा कि भाई मैंने ये टाइम पीरियड क्यों लिया है। इसके पीछे दो वजह है, वैसे बहुत सारी वजह हो सकती है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं दो वजह बताऊंगा। नंबर एक, इस समय में जो हमारे बड़े ग्रह हैं, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो राहु देव हो या केतु देव, बड़े ग्रह का मतलब वो ग्रह जिनका ट्रांजिट ड्यूरेशन 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा है, हम्म। उनको मैंने बड़ा बोला। बड़ा मतलब ये नहीं कि फिजिकली बड़ा है या उनका कोई ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस है लाइफ में। इनकी जो राशियां हैं ये वैसी राशियों में होंगे जहां पे इंसान को प्रभावित करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल में शनिदेव की बात करूं, शनिदेव अभी मीन में है, आने वाले कुछ सालों में वो मेष, उसके बाद एरीज के बाद वो टॉरस, जेमिनी, कैंसर, इसी में ट्रैवल करेंगे। सिमिलरली मैं जुपिटर की बात कर लूं, अभी जेमिनी में है, कैंसर में जा रहे हैं, वहां से वो लियो में जाएंगे, वर्गो में जाएंगे एंड सो ऑन। राहु देव को देख लूं, अभी एक्वेरियस में बैठे हुए हैं, वो कैप्रिकॉन में आएंगे, कैप्रिकॉन से सैगिटेरियस में आएंगे, यही उनका अगले कुछ साल में ट्रांजिट रहेगा। केतु देव को देख लूं, अभी लियो में बैठे हैं, लियो से वो कैंसर में आएंगे, कैंसर से जेमिनी में आएंगे। तो इन सब का जो ओरिजिनेशन आप देखेंगे, इसमें एक पैटर्न नजर आएगा, ये किन ग्रहों की राशियों में जा रहे हैं। दूसरा, जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, और इनके साथ साथ जो हमारे उपग्रह हैं, उनकी भी जो राशियां हैं वो इन्हीं प्लैनेट्स के आसपास आएगा। तो ये तो पहला वजह है जो इस रिनासा को लेके आएगा। दूसरा, जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा जो सूर्य है, जो सन है, उसका भी अपना एक साइकिल होता है जिसको हम सोलर साइकिल बोलते हैं। आज तक के जो विज्ञान है, आज तक का जो रिसर्च है, किसी को नहीं पता, विज्ञान में भी ये क्लैरिटी नहीं है कि सोलर साइकिल का फिक्स ड्यूरेशन क्या है और कितना लंबा होता है। जो मेरा अपना अनुभव है कि जिसको साइंस भी मानता है, थोड़ा साइंस से अग्रीड है, थोड़ा डिफरेंस है मेरा। अग्रीड ये है कि साइंस के हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी ये जो 2025 से 2032 तक का जो समय है, इनफैक्ट 25 ही नहीं, 23 से लेकर जो 32 तक का समय जो था, ये सोलर मैक्सिमा है, मतलब सोलर साइकिल का मैक्सिमा बनेगा। ये बेल कर्व की तरह है, जहां से वो फिर डिक्लाइन की तरफ जाएगा। ट्रेडिशनली जो सोलर साइकिल्स हुए हैं, जो विज्ञान मानता है, 12 से 18 साल के आसपास का। लेकिन जो मैंने जहां तक शास्त्र पढ़े हैं, ज्योतिष के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसके आधार पे जो मेरा अनुमान है या मेरा जो गणना है, ये सोलर साइकिल इस मानव इतिहास का पिछले कुछ हजार सालों में सबसे बड़ा सोलर साइकिल हुआ, और ये सबसे बड़ा सोलर मैक्सिमा है। नॉर्मली सोलर मैक्सिमा 2 से 3 सालों की होती है, ये सोलर मैक्सिमा लगभग 12 सालों की है। मैं इस पूरे सोलर साइकिल को लगभग 28 से 32 साल का टाइम पर लेके चल रहा हूँ। इट कैन बी लार्जर देन दैट एज वेल, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं इस पर फर्दर रिसर्च कर रहा हूँ कि क्योंकि देखिए, ये पहले कभी हुआ नहीं है, ये घटना अभी घट रही है। जब घटना रियल टाइम में घट रही है तो आपको रियल टाइम में उसको एवेल्यूएट करना पड़ता है। तो ये जो सोलर साइकिल है ना, ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये सबसे जरूरी चीज है। और यहां बहुत जरूरी चीज है, जब हम अपने ज्योतिष के शास्त्रों में जाते हैं, जो ओरिजिनल लिटरेचर्स है ना, वहां इसकी चर्चा की गई है कि सूर्य भी अपनी साइकिल्स को क्रॉस करता है। उस साइकिल्स को देखना बहुत जरूरी, हम भूल जाते हैं। तो ये जो मेरा जो है कि जो मैं दो चीजों पे बहुत क्लियर आपको यहां बता के जा सकता हूं। मैं दो चीजों पे बहुत क्लियर बता के जाऊंगा। पहला, ये जो हम सोलर साइकिल देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सोलर साइकिल होगा, इस पे मैं क्लियर हूं, ये शास्त्र में बहुत क्लियर है। दूसरा, ये जो सोलर साइकिल बड़ा है, इसका जो सोलर मैक्सिमा है वो भी सबसे बड़ा होगा। तो ये दोनों चीजें कंबाइंड विद द प्लैनेट्स, इनको मैं ध्यान में रखूं तो स्पिरिचुअल रिनासा बिल्कुल आएगा। जीवन का हर हिस्सा ज्योतिष के नजरिए से देखा जाएगा शायद, और जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये अगर प्रकृति ने हमको कुछ नायाब तोहफा दिया है, तो उसको अपने सारे डिसीजन मेकिंग फिल्टर के साथ एक ये भी फिल्टर ऐड कर दे, ये हमको बेनिफिट ही देगा। इट विल एक्ट एज ए टूल आपको गाइड करने में, डिसीजंस लेने में। बिल्कुल, जैसे अभी मुझसे किसी ने पूछा कि भारत में करप्शन बढ़ रहा है या काफी जगह करप्शन है या फिर रोड पे गड्ढे हैं, एंड लिटरली मतलब एग्जैक्ट सवाल ये था किसी फ्रेंड का, ये रोड पे गड्ढे का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं बोला है बिल्कुल है भाई, जितनी म्यूनिसिपैलिटी है उन सारे के ऑफिस के वास्तु को ठीक कर दो, गड्ढे भर जाएंगे। बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भर जाएंगे। जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठते हैं, उनके अगर आपने वास्तु को सही कर दिया तो उनका प्रोडक्टिविटी अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी ठीक होगा तो गड्ढे भी भर जाएंगे। अच्छा, एंड ऐसा कुछ नया नहीं है। अगर हम अपने इतिहासों में जाके देखते हैं, चाहे वो सरयू सभ्यता हो या कोई भी सभ्यता हो, हर राज दरबार में
ज्योतिष विशेषज्ञ होते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपने पूरे सेक्रेटेरिएट को ही बदल दिया है, या फिर सेक्रेटेरिएट में बैठ ही नहीं, उसको छोड़ के अलग चले गए हैं, भाई ये वास्तु से सही नहीं है। हाँ। तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? एज अ कल्चर हमें लगता है ये गलत है। ये गलत नहीं है। व्यक्ति गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एकमात्र सही हूँ। मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, मुझसे आगे भी गलतियां होंगी। अगर कोई इंसान है, उससे गलती पक्का होगी। टू एर्र इज ह्यूमन। मैं देव या दानव तो हूं नहीं कि मुझसे गलती जी। होगी नहीं। लेकिन किसी इंसान की गलती, चाहे वो मेरी ही गलती क्यों ना हो, वो एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं है, वो वास्तु की गलती नहीं है। वो गलती मेरी है कि मैं उस सब्जेक्ट को उस लेवल तक मास्टर नहीं कर पाया, उस लेवल को उस सिचुएशन में या उस सर्कमस्टांस में उसको गलत इंटरप्रेट कर बैठा। तो वो सब्जेक्ट की गलती नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की आलोचना करते हैं ना, हम एस्ट्रोलॉजर की आलोचना करना चाहते हैं, जी। एस्ट्रोलॉजी की नहीं। जी। तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट इक्वल टू एस्ट्रोलॉजर, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके। तो सिद्धार्थ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा एक एंड में बता दिया चीज़ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट इक्वल टू एस्ट्रोलॉजर्स, बिकॉज़ हर कोई सेम नहीं होता है। बिल्कुल। तो अब हम थोड़े फन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? बहुत आपने बहुत डीप बातें की, तो थोड़ा व्यूअर्स के लिए थोड़ा फन क्वेश्चंस भी करते हैं। आपके हिसाब से लिपस्टिक या काजल, व्हिच इज़ मोर एनर्जी बूस्टर? लिपस्टिक। कलर्स, शेड्स बहुत होते हैं इसलिए। सेट्स बहुत होते हैं। काजल में क्या है कि यू हैव टू गो विद ब्लैक ओनली, यू हैव या वेरी लेसर वैरायटी ओवर देयर। तो लिपस्टिक्स में इजियर टू प्ले। एक ऐसा यूनिवर्सल कलर जो एनर्जी बूस्टर होता है इंस्टेंट। लाइट ग्रीन। बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल थिंग फॉर हेयर कट, क्या हेयर कट किस दिन या कैसे करें तो बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? बेस्ट कुछ नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ कस्टमाइज। बट फिर भी मुझे अगर बेस्ट बताना हो तो वो होगा पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। परफ्यूम या आईलाइनर, क्या ज़्यादा इफेक्टिव है? परफ्यूम एनी डे, क्योंकि वैरायटी आपके पास ज़्यादा है। एक सेलिब्रिटी जिसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, जिसके एकदम वो परफेक्ट, अगर आप देखो कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अपने कलर्स पहनते हैं, अपना हेयर मेकअप करते हैं, ऐसे कभी अपने किसी को ऐसे? हर कोई। हर कोई ये कर रहा है आज की डेट में। आज की तारीख में कोई भी ऐसा पर्सन जो पैसे बना रहा है, जिसके पास पब्लिक फेम है, वो इसको नोइंगली या अननोइंगली कर रहा है। बोल्ड मेकअप होता है एक, और एक मिनिमल मेकअप होता है ना, ऐसे नो मेकअप लुक जो आजकल चल रहा है, तो उसमें कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी बूस्टर है? देखिए, दोनों ही एनर्जी बूस्टर्स हैं। बोल्ड में क्या है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कि आप बहुत सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। मिनिमल में क्या है कि आपको कम कस्टमाइजेशन में आपका काम बन सकता है। अच्छा। हेयर स्टाइल चेंज, ओके, वो इमोशनल एकदम लाइक रीसेट है, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो आपके दिल के बहुत क्लोज है? इफ एनीवन कैन डू इट, व्हाई कांट आई? अगर दुनिया में कोई भी इंसान उस काम को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ठीक है सिद्धार्थ जी, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। तो बहुत अच्छा लगा, आज आपने ब्यूटी के साथ एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट किया। तो आज हमारे व्यूअर्स को, मेल हो या फीमेल हो, हेयर कट्स कर रहे हो या आप लिपस्टिक्स लगा रहे हो या आप मेकअप कर रहे हो, आप बोल्ड मेकअप भी कर सकते हो, आप न्यूड मेकअप भी कर सकते हो, आप कोई भी तरह के मेकअप कर सकते हो, लेकिन अपनी एनर्जी को वो आप कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, वो आपको सिद्धार्थ जी बताएंगे। आपको उनसे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी लेना पड़ेगा। बाकी कुछ टिप्स उन्होंने दी है हमारे एपिसोड में, तो पूरा एपिसोड आपको देखना पड़ेगा वो टिप्स के लिए। तो थैंक यू सिद्धार्थ जी, आज जॉइन अस टुडे, बहुत कुछ सीखने मिला। एंड आप अपने व्यूअर्स को कुछ एक लास्ट टिप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, लास्ट टिप मेरा एक ही है। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर है जो पृथ्वी की रक्षा करता है, वैसे ही हम सबको अपने चारों तरफ एक स्पिरिचुअल लेयर की ज़रूरत है, जिसके लिए आप 3 चीज़ पक्का करें। नंबर 1, जो आपके माता-पिता हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपका कोई भी इंसान है, उसको सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें। वो रिस्पेक्ट, वो ग्रैटिट्यूड, वो सेंस ऑफ थैंकफुलनेस अपने आप में सबसे बड़ा लेयर है। नंबर 2, जो भी आपके कुलदेवी या कुलदेवता हैं, उनका रेगुलर बेसिस पे आप उपाय करते रहें। जो आपके इष्ट देव या देवी देवता हैं, उनका आप रेगुलर बेसिस पे मंत्र करते रहें। तीसरा,
आप जो कुछ भी अर्न करते हैं, उसका एक हिस्सा सोशल वर्क में ज़रूर कंट्रीब्यूट करें और ये पहले कमिट कर लें कि भैया जो मेरा नया साल है, इस साल में मैं जो कुछ भी कमाऊँगा इसका इतना परसेंट या इतना रुपए मैं डोनेट करूँगा। और वो विदाउट फ़ेल करिए। 3 चीज़ें हैं जो आपके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लेयर बना सकती हैं, जो आपको बहुत सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ या उसके इम्पैक्ट को मिनिमल करने में आपको हेल्प करेगी। सो आज हमने हमारे एपिसोड के थ्रू जाना कि सिर्फ इनर ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस, आपका अपना सेल्फ लव, अपने अंदर की एक होती है क्षमता होती है कि हमें बाहर लेके आनी है, कभी मूड चेंज करना है। ये सब कुछ आप एक छोटी-छोटी रेमेडीज़, छोटी-छोटी चीज़ों के साथ आप चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए सिद्धार्थ जी ने हमें गाइड भी किया है और डेप्थ में आपको जानना है अपने पर्सनलाइज़ चार्ट के हिसाब से। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम, आपके चीज़ों के बारे में जानना है तो सिद्धार्थ जी आपको उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएँगे। सो मिरर जो एक आईना होता है उसके सामने खड़े होइए और जानिए अपने अंदर क्या है और कैसे अपने अंदर से ये सब चीज़ें बाहर निकालें लाइक गुड, बैड और कैसे खुद को ग्रूम करें और हील भी आप कर सकते हो थ्रू मेकअप। तो थैंक यू सिद्धार्थ जी, आज इतना एक यूनिक तरीके से एस्ट्रोलॉजी को बाहर लाने के लिए एंड हमारे व्यूअर्स आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? गूगल करिए मिल जाएँगे। तो आप इनको गूगल कीजिए, हमारे एपिसोड के नीचे इनका इंस्टा हैंडल भी हम देंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे और जुड़ते रहिए हमारे साथ, हम और भी अच्छे-अच्छे एपिसोड्स लेके आएँगे, यूनिक एपिसोड्स जहाँ पे जो हमारे गेस्ट होंगे बिल्कुल दिल से बात करेंगे, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातें करेंगे। सो थैंक यू एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।